हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर का नाम है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब डोमेन। अब यहाँ पे एक वर्ड ये बार बार आएगा। अब देखो, मैं इनकी हिंदी आपको बताते चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। डोमेन का मतलब है क्षेत्र या भाग। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। हम आसपास अगर देखें, कहीं पे आपको पानी पानी दिखाई देगा, कहीं पे आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं पे आपको एयर ही एयर दिखाई देगी। अगर आप ऊपर की तरफ देखो, जहाँ भी खड़े हो, ऊपर जनरली आपको एटमॉस्फेयर दिखेगा, हवा दिखती है। ठीक है, हवा चल रही होती है। समुद्र के पास जाओगे तो पानी पानी दिखेगा, रिवर के पास जाओगे तो पानी दिखेगा। माउंटेन्स में सिर्फ मतलब पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, माउंटेन ही माउंटेन दिखेंगे। कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, कहीं पे आपको ज़मीन ही ज़मीन दिखेगी। ठीक है, और कहीं पे आपको लाइफ भी दिखेगी। इवन आप भी किसका पार्ट हैं? लाइफ का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे आसपास अर्थ के, पृथ्वी के जो मेजर डोमेन्स हैं, पृथ्वी के कौन कौन से मेन भाग हैं, उनको हम देखेंगे। मेनली हमारा जो डिस्कशन इसमें होने वाला है वो हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। और ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं बायोस्फीयर। और ये चैप्टर बहुत शानदार है, बहुत ही बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसी चैप्टर में हम जानेंगे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। साथ के साथ में ओशियंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, उनकी सहायता से देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अर्थ के मेनली 4 डोमेन है। कितने डोमेन है? 4। वैसे तो 3 है। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये 3 है और ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। और पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया क्लास 6 की ज्योग्राफी का, उसको आप देख सकते हो। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम में, आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, और सन के अराउंड में ऐसे करके ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। तो हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ जिसको हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं पृथ्वी को? ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादातर हिस्से में, लगभग पृथ्वी पर 70% पार्ट में क्या है? पानी ही पानी है। इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। तो पृथ्वी पर हमें मेनली 2 ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। एक तो ज़मीन वाला भाग दिखाई देता है, और एक पानी पानी वाला भाग दिखाई देता है। इस ज़मीन वाले भाग को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और पानी पानी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं। तो आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है मेजर, और 7 मेजर क्या हैं? ओशियंस हैं। इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एकमात्र अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, ह्यूमंस पाए जाते हैं। बाकी अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि दूसरे भी किसी प्लेनेट पर लाइफ हो। हालांकि हमने उसको जानने के लिए कई सारे हमारे साइंटिस्टों ने मिशन भेजे हैं, यहाँ से सैटेलाइट्स भेजे हैं, मगर टिल डेट कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहाँ पर कहीं पर लाइफ हो। हालांकि हमने मूवीज़ में देखा हुआ एलियंस पाए जाते हैं, बट ऐसा कुछ रियलिटी में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें जीने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जीने योग्य, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम अपनी लाइफ जी सकें। हमारे ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, इमरजेंसी के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, सर्वाइवल जीवित रहने के लिए जो अलग अलग लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं, अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनके ग्रोथ के लिए, इमरजेंसी के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारी जो पृथ्वी है वो क्या प्रोवाइड कराती है? फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराती है। इसीलिए अर्थ पर क्या पाई जाती है? लाइफ पाई जाती है, और बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, लैंड पाई जाती है, वाटर पाई जाती है, और एयर पाई जाती है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों चीज़ों को बोलते हैं लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट। जीवित रहने के लिए, जीवन के जीवित रहने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और हवा भी चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेंगे? पृथ्वी पर मिलेंगे। और खाने के लिए फूड चाहिए, वो भी हम कहाँ पर उगाते हैं? लैंड पर ही उगाते हैं। अब हम मेजरली अगर देखें तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, इसको हम स्पेयर्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। तो मेनली ये 4 मेन कंपोनेंट हैं हमारी पृथ्वी के। ठीक है, पहला है लिथो
लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ है बायोस्फीयर। ध्यान देना, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, वहाँ पर आपको बन जाएगा क्या चीज़, बायोस्फीयर बन जाएगा, वहाँ पर बायोस्फीयर मिलेगा। ठीक है, लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं जहाँ पर जमीन वाला जो पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो मतलब हवा वाला जो पार्ट उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जहाँ पे पानी मिले उसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ मिले। एक एक लेक्चर में एक एक स्फीयर के बारे में जानेंगे, बिल्कुल शांति से मस्त तरीके से सीखेंगे सारी चीज़ों को, टेंशन मतलब। और ये लेक्चर आपको आने वाली क्लासेस में, ध्यान देना, 6th के बाद 7th 8th 9th 11th 12th इवन अप टू योर जॉब, जब तक बहुत ज़्यादा काम आने वाला लेक्चर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले 2-3 चीज़ें हम देख लेते हैं। ग्रीक भाषा में, इन ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। हम देख रहे हैं ना यहाँ पे लिथोस्फीयर, तो लिथो में मेन वर्ड क्या आ रहा है, लिथोस्फीयर में लिथो आ रहा है। तो लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। एटमोस का मतलब वेपर होता है। ह्यूडोर का मतलब वाटर होता है। और बायोज का मतलब होता है लाइफ। ये चीज़ ध्यान रखना। तो लिथोस, एटमोस, ह्यूडो और बायोस, इन सब ये कैसे वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड हैं, तो यहाँ पर इनका इंग्लिश मतलब दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब शुरुआत करते हैं हम लिथोस्फीयर की। तो ध्यान देना, हमारी जो पृथ्वी है, ध्यान दो, हमारी पृथ्वी, यहाँ पे हमने देखा था पृथ्वी, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ध्यान दो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये होती है सॉलिड। कैसी होती है, सॉलिड। हालांकि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, इसमें और हम 7th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मेनली 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये जनरली लैंड वाला पार्ट होता है, जनरली रॉक्स और सॉइल का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का जो दिखा रखा है, ये है मेंटल। हालांकि पृथ्वी का ऐसा कलर है नहीं, ये तो सिर्फ जानने की पर्सपेक्टिव से है। पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। कोर के नीचे ये वाला भाग क्या है, मेंटल है। और मेंटल के नीचे ये वाला जो भाग दे रखा है, इसको हम बोलते हैं कोर। तो मेनली हम देखें, पृथ्वी के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर। पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे चीज़ें मोल्टन कंडीशन में पाई जाती हैं, मतलब लिक्विड कंडीशन में पाई जाती हैं। ठीक है, कोर के भी 2 भाग हैं, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। ठीक है, इनर कोर ध्यान दो सॉलिड है, इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में। तो जो मैग्मा निकलता है ना, हम कई बार सुना होगा आपने वोल्केनो, ज्वालामुखी, तो उसमें जो मैग्मा निकलता है, जो वो मैग्मा यहीं से निकलता है, कोर में से ही निकलता है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, उसके बीच में मेंटल, और सबसे सबसे अंदर वाली जो है वो है कोर। ठीक है, तो ध्यान देना, पृथ्वी के हमारी के मेनली कितने पार्ट हैं, पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे सेंटर में हो गई कोर, उसके बाद मेंटल और उसके बाद है क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है वो किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो इन ग्रीक लैंग्वेज लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, और यहाँ पर अगर लिथोस्फीयर की अगर डेफिनेशन देखें तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हमारी पृथ्वी का जो सॉलिड भाग होता है उसी को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लिथोस्फीयर जो होता है ये अर्थ सरफेस का ही पार्ट है, जो लैंड, रॉक और सॉइल से बना हुआ होता है। जहाँ पर आपको ज़मीन दिखे, रॉक्स दिखें, चट्टान दिखें, जहाँ पर आपको सॉइल दिखे, समझ लो ये किसका पार्ट है, ये है लिथोस्फीयर का पार्ट। ठीक है, लिथोस्फीयर में जनरली क्या क्या होता है, रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर जब क्रस्ट बार बार आएगा, ध्यान देना, तो पृथ्वी की जो अपर मोस्ट लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज नोन एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो सॉलिड अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट पर रॉक्स पाई जाती हैं, थिन लेयर ऑफ सॉइल पाई जाती है। तो ये रॉक्स और ये सॉइल, यही चीज़ मिलके क्या बना रही है, लिथोस्फीयर बनाई है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कई सारे ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसी से क्रॉप होती है। क्रॉप करने के लिए, फसल उगाने के लिए पेड़ों को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया, और आने वाले लेक्चर्स में हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लिथोस्फीयर को अब मेनली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लिथोस्फीयर जो है यह हमारी अर्थ की जो सरफेस है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशियन बेसिन्स। ठीक है, अब हमने देखा होगा, ये आप बहुत प्यारा डायग्राम है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ की जो ऊपर वाली भाग है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो ब्लू है, जो ये तो है पानी, तो ये हो गया ओशियन बेसिन। क्या हो गया, ओशियन बेसिन। और यहाँ पर ये दे रखे हैं
कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ या फिर पहली बार बता देता हूँ, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो पृथ्वी की मेनली 2 ही चीज़ दिखा रखी है यहाँ पे, देखो देयर आर 2 मेन डिवीजन्स ऑफ अर्थ सर्विस। पृथ्वी की सरफेस के 2 डिवीजन है, एक है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा ओशियन बेसिन्स। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर जो बड़ा बड़ा जमीन का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं। और द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियन बेसिन्स। बड़ी बड़ी जो पानी की बॉडीज हैं उनको ओशियंस बोलते हैं। अब देखो 7 कॉन्टिनेंट कौन से हैं? ये है एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हो गए? 7 हो गए। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे आता है, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। ध्यान देना, 7 कॉन्टिनेंट की पोजीशन मैंने बता दी है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? ये है हमारा कॉन्टिनेंटल सरफेस का पार्ट है। दूसरा है ओशियन बेसिन्स, तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। तो ये वाला जो ओशियन है यहाँ पर और यहाँ पर, ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पृथ्वी गोल है तो यहाँ पर गोल तो दिखा नहीं सकते, तो इधर से घूम के आओगे तो यही वाला पार्ट आएगा। तो ये तो हो गया पैसिफिक ओशियन। ये अपने भारत, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, तो भारत के नीचे जो है ये है इंडियन ओशियन, और यहाँ पर ऐसे करके शेप में जो दिखा रखा है एस शेप में, ये है अटलांटिक ओशियन। तो पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और नीचे जो दिखा रखा है ये है सदर्न ओशियन, और ऊपर जो दिखा रखा है ये है आर्कटिक ओशियन। तो कितने ओशियन हो गए? 5। पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, दूसरा हो गया इंडियन ओशियन, तीसरा हो गया अटलांटिक ओशियन, फोर्थ हो गया सदर्न ओशियन, और फिफ्थ हो गया आर्कटिक ओशियन। तो 5 ओशियंस हो गए। इनमें सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियंस को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। इंडियन ओशियन को बोलते हैं हिंद महासागर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे देखो, ये 2 क्रस्ट बताई मैंने, एक कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। तो देखो ये सी हो गया, समुद्र हो गया। समुद्र के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है उसको बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। समुद्र के नीचे जो पृथ्वी की क्रस्ट पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे दिखा रखी है ओशियनिक क्रस्ट है, ऊपर ये ब्लू ब्लू पानी है, इसके नीचे जो क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट है। यहाँ पर जैसे माउंटेन्स ये दिखा रखे हैं, तो इनके नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या हो गया? सॉलिड पोर्शन हो गया। ठीक है, और पृथ्वी पर कितनी क्रस्ट पाई जाती हैं? 2 क्रस्ट पाई जाती हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, और कॉन्टिनेंट में हमारे सारे कंट्रीज आते हैं। ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर क्या है? ओशियंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी है उससे भी हट के, उससे भी थोड़ी चीज़ें बढ़ा के मैं मतलब चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको 6th में तो हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ली हैं ताकि मतलब आपका नॉलेज भी एक्स्ट्रा हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, अच्छी तरह से सीखें। तो लिथोस्फीयर में हम आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स एवरीवेयर। सी वाटर का जो लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो सभी जगह पर क्या रहता है? समान रहता है। अगर हमें ज़मीन का एलिवेशन निकालना है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। अगर हमें किसी चीज़ की ऊंचाई का मेजर करना है, ज़मीन की ऊंचाई को मेजर करना है, तो उसको मेजर करते हैं सी लेवल से। कहाँ से मेजर करेंगे? सी लेवल से। तो कई जगह आपने देखा होगा किसी चीज़ की जो ऊंचाई बता के रखते हैं कि ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, ऐसे वहाँ पे लिखते हैं। तो समुद्र तल का मतलब है लेवल ऑफ सी। तो एलिवेशन ऑफ लैंड, जमीन की ऊंचाई को किससे मेजर करते हैं? सी लेवल से मेजर करते हैं, और सी लेवल को मानते हैं 0। उसके बाद नीचे होगा तो नीचे बताएंगे समुद्र तल से इतने नीचे, और ऊपर है तो ऊपर बताएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, हमारे विश्व में एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, प्यारा सा एक डायग्राम है। ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। हमारे भारत में एक माउंटेन पाया जाता है जिस माउंटेन का नाम है हिमालय। ये हिमालय ही है भैया, और माउंटेन्स में ऐसे करके आपने देखा होगा। तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं, माउंटेन पीक या समिट। नीचे वाले भाग को बोलते हैं वैली।
तो हमारा जो हिमालयन माउंटेन है तो उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव फ्रॉम द सी लेवल। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको भी कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सी लेवल से। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो सी लेवल, यहाँ पे सी लेवल हो गया, सी लेवल से कितनी ऊपर है? 8848 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो आपको बताना है 8848 मीटर्स अबव फ्रॉम दी सी लेवल। और वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक, ध्यान देना, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक, पीक मतलब चोटी, पहाड़ों पर सबसे ऊंची जो वो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट वाला एरिया होता है उसको चोटी बोलते हैं। अब जैसे ये मान लो माउंटेन्स हैं, तो एक ये पीक हो गई, ये पीक हो गई, ये पीक हो गई, मान लो यहाँ पर भी है तो ये भी पीक हो गई, ठीक है। तो पीक बहुत सारी होती हैं, तो वर्ल्ड की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट कितना है? इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये कहाँ पर है? ये है हिमालय माउंटेन पर। कौन से माउंटेन पर? हिमालयन माउंटेन पर। और द ग्रेटेस्ट डेप्थ, डेप्थ का मतलब है गहराई, मतलब नीचे, ये तो ऊंचाई हो गई, समुद्र तल से नीचे अगर कोई खाई देखें, एक खाई है जिसकी खाई तो आप जानते हो ना, जैसे मान लो ये है तो नीचे, बहुत नीचे ये खाई सी चली गई, ये समुद्र है, समुद्र में भी खाई है। हमारा जो पैसिफिक ओशन है, मैंने अभी बताया था ना आपको, पैसिफिक ओशन, ये है हमारा पैसिफिक ओशन। इस पैसिफिक ओशन में खाई है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन। और इस खाई की नीचे, कितनी नीचे खाई है ये? डेप्थ कितनी है इसकी? गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। सोचो, मतलब माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा नहीं है, इससे नीचे तो जमीन में, मतलब ओशन में, पैसिफिक ओशन में खाई है। देखो कितनी गहराई है इसकी, 11,000, सोचो 11,022 मीटर्स, ठीक है। तो ध्यान देना, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट डेप्थ कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। कितनी गहराई में? 11,022 मीटर्स। अब हम माउंटेन के बारे में, हिमालय माउंटेन के बारे में देखेंगे। हिमालय माउंटेन में सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन थे। देखो, माउंटेन पर चढ़ने वाले लोगों को बोलते हैं माउंटेनियर्स, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले लोग, ठीक है। तो माउंटेनियर्स के बारे में जानेंगे, ध्यान देना। एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी है न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये हैं इंडिया के। ये दोनों पहले ऐसे व्यक्ति थे विश्व के, ध्यान दो, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया से हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जो कि अर्थ का मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति दो, पहले न्यूजीलैंड से हैं एडमंड हिलेरी और भारत से हैं तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कब? 29 मई 1953 में, ठीक है। अच्छा, इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको ताबेल, जो कि कहाँ की है? जापान की। समिट का मतलब वही चोटी। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975। तो ये है माउंट एवरेस्ट की पीक। तो वर्ल्ड की महिला कौन सी हो गई? जुंको ताबेल। अब महिलाओं की बात करें, इंडिया की बात करें, तो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब दी हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाज बछेंद्री पाल। मतलब बछेंद्री पाल भारतीय महिलाएं, ये भारतीय, ऐसी पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था? फतेह हासिल की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, उसका नाम है संतोष यादव। ध्यान देना, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल, ठीक है। अच्छा, कुछ अब देखते हैं। देखो, आपने लिथोस्फीयर देखा, ठीक है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो सॉलिड पोर्शन होता है पृथ्वी का, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? क्यों, क्या मत जरूरी है, इसका काम क्या है? तो लिथोस्फीयर पे ध्यान देना, बहुत सारी रॉक्स पाई जाती हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी रॉक्स, चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों से पत्थर निकलते हैं। तो बताओ, घर में पत्थर जो लग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? लिथोस्फीयर से आ रहे हैं, पर्वतों से आ रहे हैं। ताजमहल में जो मतलब मार्बल लगी हुई है, कहाँ से आई है भैया? लिथोस्फीयर से आई है। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, कहाँ से आ रहा है? लिथोस्फीयर से आ रहा है। इंडस्ट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? लिथोस्फीयर से आ रहा है। और
मिनरल्स निकलते हैं, ज़मीन से खोद के जो चीज़ निकाली जाती है, अर्थ में से नीचे डिगिंग करने के बाद जो चीज़ निकाली जाती है उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, डायमंड्स, कोल, आयरन, कॉपर, ठीक है। जितनी भी चीज़ें कहाँ से निकाली जाती हैं, ज़मीन में से खोद के निकाली जाती हैं। तो ज़मीन में से खोद के निकाली जाने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। रॉक्स कहाँ पे पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। और एक पेट्रोलियम है, हमने सुना है ना पेट्रोलियम, जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये भी कहाँ से निकलते हैं, लिथोस्फीयर में से निकलते हैं, जो कि किसकी तरह यूज होते हैं, फ्यूल की तरह यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, लिथोस्फीयर से। और क्या है, लिथोस्फीयर पे मतलब क्या पाई जाती है, ज़मीन पाई जाती है। और इस ज़मीन का हम कई सारे पर्पजेज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ज़मीन पर घर बनाते हैं, ज़मीन पर खेती करते हैं, ज़मीन पर रोड बनाते हैं, ज़मीन पर ब्रिज बनाते हैं, ज़मीन पर होटल्स बनाते हैं, ज़मीन पर स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, प्लेग्राउंड्स बनाते हैं। कुछ भी बनाओ है, सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ज़मीन पर हो रहा है भाई साहब है। और लिथोस्फीयर में क्या पाई जाती है, सॉइल देता है हमें, लिथोस्फीयर में सॉइल पाई जाती है। और सॉइल का यूज किस लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर से हमें खेती करने के बाद अनाज मिलता है, जिसको खाते हैं और हम सर्वाइव करते हैं। तो ये हो गया किसका, लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस। लिथोस्फीयर का इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व क्या है, लिथोस्फीयर का फायदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लकी एजुकेशन, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर सारे नोट्स और वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स, लकी एजुकेशन बाय लकी सर, सर्च करें मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, और इसका हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें। और इस लेक्चर के जितने भी लेक्चर्स हैं सबकी सारी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आज का जो पूरा फोकस रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा, कॉन्टिनेंट्स पे रहेगा। ध्यान देना, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि कुछ चीज़ें बेसिक से ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपको मतलब किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ध्यान देना, चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेंगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए रहेंगी ताकि आप मतलब कहीं पर भी फिर अटके नहीं। तो कॉन्टिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हमारे पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और अपना भारत देश भी कितने आता है, और एशिया में ही आता है, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ों के बारे में और हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक, कि कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या अंतर है, आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या अंतर है, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, अगर कोई पूछ ले कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो कॉन्टिनेंट एक ऐसा लैंडमास होता है, लैंडमास मतलब ज़मीन का भूभाग, एक ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 4 साइड्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। मतलब ज़मीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। जनरली ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन हमें याद रहनी चाहिए कि कॉन्टिनेंट क्या है, ए वास्ट मतलब विशाल, एक ऐसा विशाल कॉन्टिन्यूअस लैंडमास सराउंडेड बाई वाटर ऑन 4 साइड्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। मतलब एक ऐसा ज़मीन का भाग, जैसे मान लो ये कोई ज़मीन का भाग है, और ये जो ज़मीन का लार्ज लैंडमास है चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। और इसके विपरीत एक छोटी सी एक और डेफिनेशन है। अब देखो, ये भी एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये भी एक ज़मीन का टुकड़ा है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, देखो गौर से देखो, इन दोनों में अंतर ये कि ये ज़मीन का टुकड़ा छोटा है और ये ज़मीन का टुकड़ा बड़ा है, तो इसको तो हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट एक ज़मीन का ऐसा भाग होता है, ज़मीन का ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। ये इसके विपरीत यहाँ पर ये है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड का सिंपल सा मतलब है ज़मीन का स्मॉल लैंडमास, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम बोलेंगे क्या, आइलैंड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। कॉन्टिनेंट तो मैंने बताया था टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है। ये जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टिनेंट दे रखे हैं। ये हो गया अपना एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, नीचे यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, और नीचे हो गया अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए, जिसमें अगर इन दोनों को मिला दें तो इसको हम बोलते हैं यूरेशिया।
यूरोप प्लस एशिया मिलके क्या बनाता है, यूरेशिया मिलाता है। और बहुत खास बात हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेकंड वाले चैप्टर में पढ़े, हालांकि मैंने वीडियो नहीं डाला, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है ना बीचों बीच में से, इस वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब पृथ्वी हमारा क्या है, एक स्फीयर है, गोला है, और गोले को हम बीच में से ऐसे काट दे तो आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, तो हेमिस्फीयर जो वर्ड है उसको हम अर्धगोला बोलते हैं। तो ऊपर क्योंकि नॉर्थ है और नीचे क्या साउथ है, तो ऊपर वाला जो ये इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यूरोप पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और एशिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये देखो साउथ अमेरिका, ये दोनों में आता है, ऊपर भी नीचे भी। ऑस्ट्रेलिया बस अकेला आता है। ठीक है। खैर ये चीज़ हम आगे और देखेंगे। आइलैंड मैंने अभी बताया था, आइलैंड क्या होता है, जमीन का एक छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ किससे गिरा हो, पानी से गिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो आइलैंड क्या है, स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है। तो अपने इंडिया में भी आपने आइलैंड देखे होंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा लक्षद्वीप, यहाँ पे केरल है, ये आपको पता है ये केरल है, और केरल के बगल में लक्षद्वीप है। और यहाँ पे आपने आइलैंड देखे होंगे अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार हो गया, अपना भारत है, बे ऑफ बंगाल में ही अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार का और बड़ा पिक है। और ये कुछ इस प्रकार के आइलैंड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेमिस्फीयर के बारे में देख लो। मैं बताऊं, हमारी पृथ्वी को हम दो प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। एक तो बीच में से ऐसे अलग कर दो और एक बार ऐसे अलग कर दो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल। अब आपको पता है 4 डायरेक्शन होती हैं ऐसे करके, हमने देखी। ऊपर होती है नॉर्थ, यहाँ पे होती है साउथ, और इधर होती है ईस्ट, और इधर होती है वेस्ट। ये डायरेक्शन ज्योग्राफी में आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन नहीं आती तो बेकार है ज्योग्राफी पढ़ना आपका। ठीक है, बस समझ लो। तो अगर ऐसे इसको पृथ्वी को कट कर देते हैं, मैंने बताया ये पूरा की पूरा क्या है, ये स्फीयर है। पृथ्वी क्या है, स्फीयर है, गोल है, हमने सुना होगा। ठीक है। तो अगर इसको आधा आधा ऐसे कर देते तो ऊपर वाला भाग एन और नीचे वाला एस, तो इस वाले को बोलेंगे, अब भाई ये वाला जो है ये आधा गोला है, ऊपर वाला आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, आधे गोले को बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमी अगर वर्ड आपको मिल जाए ना, हेमी का मतलब है आधा, सेमी का मतलब भी क्या है, आधा। ठीक है। स्फीयर मतलब गोला, तो अर्ध गोला। नॉर्दर्न मतलब ऊपर की तरफ है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने अभी बताया था एशिया पूरी तरह से किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। और ये कौन सा स्फीयर हो गया, सदर्न। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर जो ज़मीन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, जबकि नीचे बहुत कम ज़मीन पाई जाती है। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो इधर कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट, और इधर कौन सी इधर आती है आपकी वेस्ट, और इधर कौन सी आती है, ईस्ट। तो इस वाले हेमिस्फीयर को बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कितने हेमिस्फीयर हो गए। अगर पृथ्वी को कट करेंगे तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे पृथ्वी को कट करेंगे तो इधर वाला कौन सा हेमिस्फीयर हो जाएगा, ईस्टर्न, और इधर वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये वर्ड बार बार आएगा तो ध्यान रखना आप। ठीक है। तो ये अपनी पृथ्वी हो गई, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये बीचों बीच में से लाइन जा रही है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है। अगर ऐसे कट करते हैं तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, आधे गोले को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमारे ग्लोब में ऐसे करके आपने जो लाइन देखी है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स हैं, ऐसे करके जो लाइन्स दिखा रखी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को बोलते हैं लैटिट्यूड, मतलब लेटी हुई जो लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और खड़ी हुई जो लाइन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इधर वाला नॉर्थ पोल है और इधर वाला साउथ पोल है। ये कुछ और चीज़ें देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीचों बीच में से जो लैटिट्यूड जा रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में से पृथ्वी, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। ठीक है। इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो नॉर्थ आएगा और नीचे जाओगे तो साउथ आएगा। ऊपर जाएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ेंगे और नीचे जाएंगे 0 से तब भी लैटिट्यूड बढ़ेंगे। ऊपर मैक्सिमम 90 डिग्री तक, नीचे भी मैक्सिमम 90 डिग्री तक। ऊपर जो 90 डिग्री है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे 90 डिग्री है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ऐसे जो बीचों बीच में ऐसे एक लाइन आएगी, प्राइम मेरिडियन। अच्छा, ये हो गई इक्वेटर 0 डिग्री। अब यहाँ पे 23.5 लगभग 23.5 जो डिग्री है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और यहाँ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। यहाँ पर 66.5 इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 ये कहाँ पे साउथ में, ठीक है। ऊपर ये हो गया नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, इनके बारे में भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी बुक पर। तो पहली चीज़ कॉन्टिनेंट्स क्या होती है। तो कॉन्टिनेंट हमने देखा कि जो लार्ज लैंड मास होता है उसी को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ज़्यादातर जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये वाटर बॉडीज के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ज़्यादातर आपस में इनके आसपास क्या मिलेंगे आपको, ओशियंस मिलेंगे, और इन ओशियंस के थ्रू इनको क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, ठीक है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने बताया था पूरी पृथ्वी में जो ज़्यादातर जमीन वाला भाग है वो किधर पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, जमीन पाई जाती है। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ये पूरी तरह से किस में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर अगर बीचों बीच में से ऐसे काट दें तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया, ये पूरे के पूरे किस में आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। और इनके आसपास आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। यहाँ पे आप देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड है। तो ये एशिया हो गया, ये आपको यूरोप हो गया और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो देखो ऊपर ज़्यादा लैंड मास दिखाई दे रहा है जबकि नीचे बहुत थोड़ा सा लैंड मास है, इसलिए ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर। ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये ध्यान रखना कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। देखो रटना नहीं है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिक्स दिखाने की, ताकि ज्योग्राफी आपके खून में बहे। किस में बहेगी, खून में बहेगी, गारंटी है। बस तुम देखते जाओ धीरे धीरे कितना इंप्रूवमेंट होता है। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 6 के बाद 7 फिर 8, सारी क्लास की हम ज्योग्राफी देखेंगे बड़े प्यार से और आराम से। तो ध्यान देना 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी पृथ्वी पर। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और अपना प्यारा भारत किस में आता है, एशिया में आता है। ध्यान रखना हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया में आते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है, जमीन का बहुत बड़ा भाग जो पानी से घिरा हो। तो अब देखो साथ के साथ देखते हैं, ये हो गया अपना एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हो गया अंटार्कटिका। तो गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ध्यान दे लो, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये हो गया एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ना बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है अंटार्कटिका में, ठीक है। इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये पानी से घिरे हुए हैं ना चारों तरफ से। देखो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, इनके आसपास वाटर बॉडीज मिलेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के इधर की साइड में ये जो ओशियन है इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे जो ओशियन है पैसिफिक ओशियन, नीचे जो ओशियन है सदर्न ओशियन, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन, इधर की तरफ पैसिफिक ओशियन। तो ये कॉन्टिनेंट किससे घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन दी कॉन्टिनेंट्स 1 by 1। पहला कॉन्टिनेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एशिया। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। और सबसे ज़्यादा ज़मीन, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी ज़मीन है ना उसका 1/3 कहाँ पे, एशिया में। लगभग 33% जो ज़मीन है वो किस में आती है, एशिया में आती है। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। ध्यान दो, एशिया में 2 बड़े देश आते हैं, एक तो आता है चाइना और दूसरा आता है भारत। चाइना और भारत, ठीक है। तो एशिया अगर देखो, ये मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है पूरा एशिया का मैप है। एशिया में ऊपर वाले एशिया को हम बोलते हैं नॉर्थ एशिया, बीच इधर वाले एशिया को, इंडिया के इधर वाला है इसको ईस्ट एशिया, इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ है इसको साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया के यहाँ ऊपर आपने कजाकिस्तान और एक कंट्री देखेंगे तो ये सेंट्रल एशिया, और इधर साउथ वेस्ट एशिया। तो ये पूरा क्या है, एशिया। तो यहाँ 2 बड़े देश हैं, ये है चाइना और यहाँ पे है इंडिया। इन दोनों देशों में जो पॉपुलेशन है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। भारत की पॉपुलेशन आज की डेट में मोर देन 130 करोड़ है, यहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 140 करोड़ है, ठीक है। तो इन दोनों देशों की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है। तो एशिया जो है ज़मीन के मामले तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है ही, एरिया के मामले में तो सबसे ज़्यादा बड़ा है ही, पॉपुलेशन के मामले में भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और आज की डेट में, ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा पता ही आज
मार्च, आज की डेट 25 मार्च 2020, आज की डेट में ध्यान देना, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है चाइना में, नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा वो है इंडिया में, और फ्यूचर में हम बहुत जल्दी चाइना को भी सरपास कर जाएंगे और इंडिया विल बिकम द नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो हम पॉपुलेशन में भी पीछे नहीं रहेंगे, काम चालू है भाई, ठीक है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरा 1/3 जो एरिया है पूरी पृथ्वी का वो कौन कवर करता है, एशिया कवर करता है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ध्यान दो, एक किस में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, हमने पूरी तरह से देखा था। ईस्टर्न में क्यों आता है, देखो अभी दिखाता हूँ मैं क्यों आता है भाई। यहाँ से 0 डिग्री वाली लाइन से ऐसे कट करो तो ये कौन सा हेमिस्फीयर, ईस्टर्न, और ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एशिया लाइज कंप्लीटली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ध्यान रखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो 23.5 जो है ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं 23.5। ये जो है कहाँ से गुजर रही है, एक देखो 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, एक 23.5 नॉर्थ इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक 23.5 साउथ इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एशिया में से सिर्फ एक लाइन जा रही है, वो जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये भारत में होकर भी जा रही है, भारत के बीचों बीच में से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को भी 2 भागों में डिवाइड कर देती है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो एशिया के बारे में ये चीज़ हमारी पूरी हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 क्या है, एरिया कवर करता है पूरी पृथ्वी का, ठीक है। और एशिया में भी ध्यान देना, इसको नॉर्थ एशिया, ये है ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, भारत किस में आता है, साउथ एशिया में, यहाँ पे सेंट्रल एशिया और यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एशिया और यूरोप, ध्यान देना, एशिया और यूरोप। अब देखो यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये एशिया का ही मैप है, सबसे बड़ा कंट्री एशिया में आपको पता है चाइना, फिर भारत, और इन दोनों देशों की पॉपुलेशन ज़बरदस्त है। चाइना के ऊपर मंगोलिया, फिर यहाँ पे रशिया, रशिया भी एशिया का पार्ट है। ये सेंट्रल एशिया हो गया जिसमें कई सारे देश हैं, आपको देख सकते हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। हो सके तो आप एक काम करना, वर्ल्ड का मैप लाना और उसमें इन सब चीज़ों को भर लेना। तो हम कह रहे हैं यूरोप और एशिया, इनके बीच में जो दीवार है ना वो है यूराल माउंटेन्स, क्या है, यूराल माउंटेन, तो ये दोनों को अलग करता है। तो एशिया इज सेपरेटेड बाय यूरोप बाई, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई यूराल माउंटेन्स ऑन वेस्ट, वेस्ट मतलब एशिया के वेस्ट साइड में, ये अपना क्या हो गया, एशिया हो गया। एशिया का वेस्ट किधर हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट में क्या है, यूरोप है। तो यूरोप और एशिया को जो अलग कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है यूराल माउंटेन्स। ये चीज़ ध्यान रखना, जो एशिया के वेस्ट साइड में। अगर हम दोनों एशिया और यूरोप का, ध्यान दो, एशिया और यूरोप को दोनों को मिला दे तो हम इसको बोलेंगे यूरेशिया, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। तो यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। एशिया इज हाई ऑफ, अब ध्यान देना, एशिया में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एशिया इज द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेट्यूज, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। मतलब एशिया जो है ना, इसमें एक तो ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों में आपको पता है फेमस है हिमालय माउंटेन, और हिमालय माउंटेन में भी क्या है आपका माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने देखी थी 8848 मीटर हाइट है समुद्र तल से, ठीक है। तो एशिया में बड़े बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं, वास्ट प्लेट्यूज पाए जाते हैं। प्लेट्यूज में फेमस है टिबेटियन प्लेट्यूज, बड़े बड़े प्लेन्स पाए जाते हैं, गंगा का प्लेन, इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, फर्टाइल रिवर्स, बहुत सारी रिवर वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज एशिया में पाया जाता है, जो कि क्या है, हिमालय। वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यूज, प्लेट्यू क्या होते हैं, जमीन का थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। अपने यहाँ पे इंडिया में आपको पता होगा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आएगा इंडिया का भी, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू टिबेटियन प्लेट्यू एशिया में पाया जाता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे ऊंचे माउंटेन का जो हिमालय, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में। वर्ल्ड का लोएस्ट पार्ट डेड सी, मृत सागर भी कहाँ पर पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को, एशिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्सट्रीम्स। मतलब यहाँ पे हर चीज़, ऊंचा नीचा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, हर चीज़ है ना जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल या तो ऊपर या नीचे, वो चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये मैप एक बार देख लेना, क्लिक कर लेना और बना लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है।
ओके, तो ये है अपना प्यारा भारत। भारत में यहाँ पे ये दिखेगा आपको हिमालय पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हिमालय। यहाँ पर आपको रिवर्स मिलेंगे, गंगा यमुना, और प्लेन्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेगा। तो इंडिया के बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्टिनेंट लेते हैं अफ्रीका। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से एशिया, और दूसरे नंबर पे आएगा भैया अफ्रीका। कंफ्यूज मत होना, अफ्रीका में नीचे आता है साउथ अफ्रीका। जो हम क्रिकेट में टीम देखते हैं ना, तो वो साउथ अफ्रीका की टीम है, वो अफ्रीका के अंडर ही है। अच्छा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट पाया जाता है अफ्रीका में। उस डेजर्ट का नाम क्या है? उस डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। कौन सा? सहारा डेजर्ट। ओहो, कितना प्यारा है। देखो, ये है अपना एशिया, ये है यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं यूराल माउंटेन। कितना प्यारा मैप है, देखो बुक में दिखा रखा है यूराल माउंटेन। और हिमालय माउंटेन भी कहाँ है? यूराल माउंटेन। हिमालय तो पूरी तरह से अपना एशिया में, भारत तो नेपाल इनके आसपास, और यूराल माउंटेन यहाँ पे बॉर्डर पे। कहाँ के बॉर्डर पे? यूरोप और एशिया के पे, ठीक है। हाँ, तो अब अफ्रीका के बारे में देखेंगे, तो ध्यान देना, अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया, और एशिया के बाद आता है अफ्रीका। और 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, ये बिल्कुल अफ्रीका के बीचों बीच में से जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ये अफ्रीका है, ये वाला अफ्रीका है। तो अफ्रीका के बीचों बीच में से जो लाइन जा रही है वो क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जीके का क्वेश्चन है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, ठीक है। एकमात्र कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों बड़ी बड़ी लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्वेटर बीचों बीच में से पास हो रही है। दूसरी चीज, ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही हैं। और प्राइम मेरिडियन भी कहां से पास हो रही है? इसी कॉन्टिनेंट से। प्राइम मेरिडियन क्या है? ये 0 डिग्री वाली जो है ना, ये लॉन्गिट्यूड, ये भी कहां से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है अपने अफ्रीका में से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं, तो ये देख सकते हो अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर ये पीला पीला सा दिखा रखा है, ये सैटेलाइट इमेज है। ये है सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। डेजर्ट भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो डेजर्ट 2 प्रकार के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। भारत में भी जो थार डेजर्ट पाया जाता है ना, वो भी हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है ना, वो है सहारा डेजर्ट। तो ये अफ्रीका का भाग है ना, ये सहारा डेजर्ट का ही भाग है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, ये है अपना अफ्रीका और ये है अपना एशिया। अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पे ये एक लाइन सी जा रही है ना, ये है स्वेज कैनाल। कौन सा कैनाल है? स्वेज कैनाल। और ये अफ्रीका और एशिया को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ध्यान देना, ये चीज़ आएगी बाद में ना। तो ये हो गया इसका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे दिखा रखा सहारा डेजर्ट है ऊपर वाले एरिया में। अफ्रीका में और ऊपर की तरफ देखोगे, थोड़ा सा मैं और इसको जूम करता हूँ, लेट मी जूम इट। देखो, अफ्रीका में ध्यान दो, ऊपर की तरफ, अफ्रीका में नॉर्थ में ऊपर की तरफ क्या है? मेडिटेरेनियन सी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर ये हो गया सहारा डेजर्ट, और ऊपर कुछ माउंटेन है जिसको बोलते हैं एटलस माउंटेन्स। यहाँ पर ये है रेड सी। कौन सा सी है? रेड सी। और यहीं पर है स्वेज कैनाल। और अफ्रीका में ही एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नाइल रिवर। कौन सी रिवर है? नाइल रिवर, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका के ऊपर हो गया मेडिटेरियन सी, यहाँ पे हो गया रेड सी, और इधर ईस्ट साइड में हो गया इंडियन ओशियन, वेस्ट साइड में हो गया अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और अफ्रीका में एक और डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। ऊपर क्या है? सहारा डेजर्ट, और नीचे क्या है? कालाहारी डेजर्ट। रिवर कौन सी है? रिवर है नाइल। माउंटेन कौन सा है? एटलस माउंटेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और ये इसका पॉलिटिकल मैप है। तो ऊपर हो गया मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे हो गया अटलांटिक, यहाँ पे हो गया इंडियन ओशियन। इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे रेड सी, और यहीं है स्वेज कैनाल, ओके। तो सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो भी कहाँ पे? अफ्रीका में। लोकेशन मैंने बताई दी। अफ्रीका सभी जगह से ओशियंस और सी से घिरा हुआ है, मैंने अभी आपको बता ही दिया। नीचे आपको पता है यहाँ पे ओशन है, ये भी, और यहाँ पर भी ओशन है, और नीचे भी इसके नीचे भी ओशन, यहाँ भी ओशन। नीचे कैसे? देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। अफ्रीका में अब देखो सहारा डेजर्ट, एटलस माउंटेन्स, नाइल रिवर, और नीचे भी माउंटेन दिखा रखे हैं, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे सही नहीं दिख रहा, अच्छा कोई बात नहीं। तो अफ्रीका के चारों तरफ पानी कौन कौन से देखो, यहाँ पे इंडियन ओशन, नीचे सदर्न ओशियन, ये हो गया अटलांटिक ओशन और ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, अफ्रीका घिरा हुआ है पानी से, ओशियंस और सी से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज बाउंडेड बाई मेडिटेरेनियन सी इन नॉर्थ, नॉर्थ में अफ्रीका में मेडिटेरेनियन सी है, इंडियन ओशन इन ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन वेस्ट। ध्यान देना, अफ्रीका के ऊपर की साइड में क्या है, मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट की साइड में इंडियन ओशन और वेस्ट की साइड में है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। वर्ल्ड की सबसे लंबी, ध्यान दो, वर्ल्ड की सबसे लंबी जो रिवर है नाइल रिवर, जिसको हिंदी में नील नदी कहते हैं, वो भी कहाँ से पास हो रही है, अफ्रीका में ही फ्लो करती है। स्वेज कैनाल एशिया एंड अफ्रीका को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये मैं दिखाया था ना, स्वेज कैनाल, ये अफ्रीका हो गया और ये एशिया, इन दोनों को अलग कौन सा कैनाल कर रहा है, स्वेज कैनाल। यहाँ पे है स्वेज कैनाल। ठीक है, कैनाल मतलब एक पानी का सा रास्ता है, नहर सी है पानी की, वो इन दोनों को अलग करती है। किस किस को अलग करती है, एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पे कहीं ये कैनाल है, इस जगह पर यहाँ पे कहीं कैनाल है, तो एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है स्वेज कैनाल। अगला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। ध्यान देना, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहले पे आपका आ गया एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक छोटी सी स्ट्रिप के द्वारा कनेक्टेड है। स्ट्रिप मतलब एक पट्टी सी है छोटी सी, उस पट्टी का नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। और ये पट्टी किसकी है, लैंड की। ठीक है, तो इट इज लिंक्ड, नॉर्थ अमेरिका लिंक है साउथ अमेरिका से, किससे, बाई ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। और पनामा कैनाल जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग अलग करती है। तो ये हो गया ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला हो गया साउथ अमेरिका, और इन दोनों को एक ज़मीन का छोटा सा भाग इनको कनेक्ट कर रहा है। इस ज़मीन के छोटे से भाग को हम क्या बोलते हैं, पनामा, क्या बोलते हैं, या इस्थमस बोल सकते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इस्थमस ध्यान रखना, इस्थमस के बारे में अगर पूछ ले इस्थमस क्या होती है, तो एक स्मॉल लैंड मास विच कनेक्ट टू लार्ज लैंड मास। तो बड़े बड़े जो लार्ज लैंड मास को एक छोटा सा लैंड मास कनेक्ट करता है, उस छोटे वाले लैंड मास को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है पनामा। ठीक है, अच्छा, पनामा के यहाँ पे कैरिबियन सी है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। ओके, नॉर्थ अमेरिका के बारे में और चीज़ ध्यान रखना, दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ हम देख सके हैं। अफ्रीका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है पूरी तरह से, देखो यहाँ पे अगर 0 डिग्री से इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे देख लें, तो एक तो ये पूरी तरह नॉर्थ में आ रहा है और पूरी तरह वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ में भी आ रहा है और वेस्ट में आ रहा है। कैसे, देखो एक बार दोबारा बताता हूँ नॉर्थ और वेस्ट में कैसे आ रहा है। तो ये हो गया अपना नॉर्थ भाग, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अपनी नॉर्थ अमेरिका जो है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से आता है। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इसको घेर के रखते हैं। देखो कौन कौन से घेर के रखते हैं, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के इधर वेस्ट की साइड में है पैसिफिक ओशियन, ऊपर की तरफ है आर्कटिक ओशियन और इधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है अटलांटिक ओशियन। तीनों ओशन इसको क्या करके रखते हैं, घेर के रखते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज बाउंड बाई आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ की साइड में आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन इन ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की साइड में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ की साइड में आर्कटिक ओशियन और ईस्ट की साइड में अटलांटिक ओशियन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कंट्री सबसे बड़ा एक कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ये बड़े बड़े शहर हैं नॉर्थ अमेरिका में, और एक यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो ध्यान देना, ये नॉर्थ अमेरिका और नीचे हो गया साउथ अमेरिका, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखें। और साउथ अमेरिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गई 0 डिग्री लाइन, तो ये यहाँ पे मेनली किस में आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है मोस्टली। थोड़ा सा भाग इसका कहाँ रह जाता है, थोड़ा सा भाग कहाँ पे, थोड़ा सा नॉर्थ में। ज़्यादातर जो इसका है साउथ अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। किस में, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब यहाँ पे एक माउंटेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, ये पूरा की पूरा है अपना साउथ अमेरिका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वतमाला है, माउंटेन्स है, उसका नाम है एंडीज, बहुत लॉन्गेस्ट है। और यहाँ से यहाँ तक ये मतलब माउंटेन रेंज चलती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज है जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ध्यान रख देना, साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। ठीक है,
साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट अमेजन रिवर, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर पाई जाती है अमेजोन रिवर। ध्यान देना, यहाँ पर एक शहर है बहुत बड़ा, सॉरी ये कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील, और इसमें से ये रिवर जो फ्लो कर रही है ना, ये है आपकी अमेजोन रिवर। अमेजन नाम सुना है ना आपने, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये मतलब ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं सामान की, तो यहीं पर ये रिवर फ्लो कर रही है, लिखा हुआ है देखो अमेजोन रिवर, इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? साउथ अमेरिका। और वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर नाइल रिवर कहाँ फ्लो करती है? अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, चिली, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा होगा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे भाई अंटार्कटिका के बारे में। किसके बारे में? अंटार्कटिका। जैसे हम देख सकते हो बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, जीवन तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे रह तो सकते ही नहीं हम। तो अंटार्कटिका जो है, इसमें तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे कट करनी पड़ेगी हमें, है ना, एक कट गलत आ गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। जो अंटार्कटिका जो है, ध्यान देना, अंटार्कटिका यहाँ पे अंटार्कटिका ही आएगी। देखो 5वें नंबर पर अंटार्कटिका पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बस यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। अंटार्कटिका जो है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, पहली बात तो ये ध्यान देना, 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे की तरफ है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। और साउथ पोल इज लाइज ऑलमोस्ट इन सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। आपको बताया था मैंने, पृथ्वी में 2 पोल हैं, ऊपर वाले पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले पोल को साउथ पोल बोलते हैं। तो साउथ पोल जो है पूरी तरह से अंटार्कटिका के सेंटर में आता है। ठीक है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोल, ध्यान दो, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में आता है, इसलिए इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स एंड दस कॉल्ड फ्रोजन कॉन्टिनेंट एंड वाइट कॉन्टिनेंट। अब देखो अंटार्कटिका को अगर आप देखोगे ना, तो अंटार्कटिका पूरी तरह से किधर आता है? साउथ में आता है, और यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका कब आइस से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में देखोगे ज़्यादातर क्या मिलेगी? बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, थिक आइस शीट मिलेंगी। अब चूंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, या फिर वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी फेमस है अंटार्कटिका। सिर्फ क्या मिलेगी यहाँ पे? बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी चारों तरफ। ठीक है, और अंटार्कटिका में यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट का मतलब है निवास, मतलब यहाँ पर कोई घर बनाकर नहीं रह सकता। कहाँ से रहेगा? माइनस में टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, लाइफ जीना, सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं पाई जाती, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई घर नहीं है। मगर हाँ, बहुत सारे देशों ने यहाँ पे अपने अपने रिसर्च स्टेशन ओपन कर रखे हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए यहाँ पे स्टेशन बना रखे हैं। भारत ने भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं अपने। तो भारत के 2 रिसर्च स्टेशन हैं, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ध्यान देना, भारत के 2 रिसर्च स्टेशन है, एक मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका में कौन से भारत के 2 रिसर्च स्टेशन है, तो आपको बताना है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके, अब हम 6वें पे आ गए यूरोप। तो आपको यूरोप के बारे में पता ही है। ठीक है, यूरोप देखो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हमने कर दी है, ये चीज़ हमने एडिट नहीं की है, यहीं पर गड़बड़ी हो रही है। तो यूरोप जो है, यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 6वें नंबर पे आता है यूरोप। ध्यान देना, तो यूरोप 6वें नंबर पर आ रहा है, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब 7वां कौन सा बचा? अब ऑस्ट्रेलिया ही बचा। तो ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा 7वें नंबर पर। मतलब सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, और दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया की किधर की तरफ आता है? वेस्ट की तरफ आता है। मतलब यहाँ पे अगर सपोज ये एशिया है, तो एशिया के वेस्ट साइड में आता है। हमने देखा था ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार में, ये पूरा एशिया हो गया। एशिया की वेस्ट की तरफ में क्या आता है? यूरोप आता है। यूरोप ध्यान देना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कहाँ पर आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, आर्कटिक सर्कल यहाँ से 66.5 वाली लाइन पास हो रही है। तो वो आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? यूरोप से पास हो रहा है। और ये भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यूरोप में भी आप देखो पानी पानी मिलेगा कई जगह पे। देखो ऊपर की तरफ है आर्कटिक ओशन, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यूरोप के बारे में ध्यान देनी है। तो ये यूरोप हो गया, ऊपर हो गया आर्कटिक ओशन, नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे हो गया अटलांटिक ओशन, और छोटे छोटे यहाँ पे सी पाए जाते हैं जैसे ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी हो रहे हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी ध्यान रखना।
लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट बचा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो अगर कोई पूछ ले विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आपको क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो आपको क्या बताना है? एशिया। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, इट इज़ कम्प्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सीधी सीधी बात है, पूरी तरह से कहाँ पर आता है ये? सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ 0 डिग्री लो, तो नीचे वाला हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, तो पूरी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में आता है और पूरी तरह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशन एंड सीज। ये मतलब चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है। देखो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इसको चारों तरफ पानी पानी है भाई साहब। इधर ईस्ट की डायरेक्शन में देखोगे तो पैसिफिक ओशन, इधर भी देखोगे तो सदर्न ओशन, इधर देखोगे तो इंडियन ओशन। तो चारों तरफ इसके क्या है? सी ही सी और ओशन ही ओशन है। इसलिए इसको हम बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? छोटा है, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन ओशियन और यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हमारे सारे कॉन्टिनेंट खत्म हुए। 2 टॉपिक और हैं, इस्थमस एंड स्ट्रेट। इस्थमस एंड स्ट्रेट। इस्थमस हमने देखी थी, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस क्या होती है? एक नैरो स्ट्रिप होती है। एक नैरो मतलब सिकुड़ी या पतली सी एक स्ट्रिप होती है, जैसे बड़ा लैंड मास ये, बड़ा लैंड मास ये, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। तो इसको कनेक्ट कर रही एक छोटा सा एक नैरो लैंड मास है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो इस्थमस क्या है? ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस, उसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस्थमस। और एग्जांपल है इसका पनामा। तो पनामा इस्थमस में पाई जाती है यहाँ पे, जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, पनामा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दूसरा है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अब देखो इस्थमस तो होता है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। स्ट्रेट क्या होता है? नैरो पासेज ऑफ वाटर। ये वाटर का नैरो पास होता है जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है। बड़ी बड़ी 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ इंडिया में भी आपने देखा होगा, यहाँ पाक स्ट्रेट पाई जाती है, पाक, ठीक है। खैर, तो ये हुआ हमारा पूरा की पूरा लेक्चर खत्म। यहाँ पे हमने देखे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे जितने भी नोट्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जितने भी हमारे फ्यूचर के वीडियो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, और इसका हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो उनको जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले एक तो हमने लिथोस्फीयर के बारे में देखा था। लिथोस्फीयर के बाद ओशियंस देखे, सॉरी कॉन्टिनेंट्स देखे थे, और कॉन्टिनेंट्स के बाद आज हम ओशियंस देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारी पृथ्वी पर मेनली जो मेन डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो 4 हैं। पहला है लिथोस्फीयर, जमीन वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, पानी पानी जहाँ पे दिखाई दे उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। थर्ड है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हवा दिखाई देती है, हवाई वाला पार्ट, जो हवा वाला पार्ट होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ पे तीनों मिल जाएं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? लाइफ मिलेगी। फिर हमने ये भी डिस्कस किए थे कि हमारे अर्थ पर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इनको यहाँ पे मैप में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। ये हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। आपके 5 मेजर ओशंस हैं। ओशंस की अगर बात करें, महासागरों की बात करें, तो 5 ओशन से पहला है पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक है। ये इंडियन ओशन है, नीचे सदर्न ओशन है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, और ये वाला हो गया आपका अटलांटिक ओशन। तो 5 मेजर ओशियंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आज हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखते ही आपको प्रतीत हो रहा है ये चीज़ क्या है? समुद्र है। तो समुद्र में आपको क्या दिखाई देगा? पानी पानी दिखाई देगा। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर आपको पानी पानी नजर आए, पानी पानी चाहे किसी भी रूप में हो, वो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो वाला जो एरिया है वो किस में आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बन जाएगा। और पानी आपको जो मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलता है? आपको पानी मिलेगा एक तो ओशंस में मिलेगा, ओशंस के अलावा रिवर्स में मिलेगा, रिवर्स के अलावा लेक्स में, पॉन्ड्स में, अंडरग्राउंड, यहाँ पर आपको पानी मिलेगा। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास 100% पानी है तो 100% में से 97% पानी अकेले कहाँ पर है? ओशियंस में।
तो हम आपको पता है हमारी पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। हमारी अर्थ पर आपको पता है 70% लगभग पानी और 30% पर लैंड है। और इस 70% का भी, अब मान लो पानी की बात करें हम, अब पानी में भी जो 97 जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल, उसका 97% पानी किसके रूप में? ओशियंस के रूप में। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ओशियंस का जो वाटर है वो है सैलाइन वाटर। सैलाइन मतलब नमकीन पानी है, या इसको हम बोलते हैं सॉल्टी वाटर है ओशियंस का। सॉल्टी मतलब इसमें नमक पाया जाता है। इस पानी को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो यूजेबल वाटर बचा वो कितना बचा? 3%। अगर पानी को हम वैसे ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो वाटर हो गया हमारा दो प्रकार का, एक तो सैलाइन वाटर और दूसरा हो गया फ्रेश वाटर। तो सैलाइन वाटर जो ओशंस में वो कितना परसेंट हो गया? 97। और 3% में क्या आ जाएगा? फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर जो पानी है वो सैलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर बहुत ही कम मिलता है। तो अब हम ओशंस के बारे में देखेंगे, ध्यान देना। मैंने अभी बताया था कि वो ज़्यादातर जो हमारा पानी है वो कहाँ पर पाया जाता है? ओशियंस में ही पाया जाता है। इसलिए जो ओशियंस हैं वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है। सारे के सारे ओशियंस आपस में इंटरकनेक्टेड है और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के द्वारा इनको सेपरेट किया गया है। ओशियंस में पूरे जितना भी हमारी पृथ्वी की सरफेस पर पानी पाया जाता है उसका 97% पानी अकेले किस में है? ओशियंस में है। और 2% जो पानी है वो कहाँ पर मिलेगा? ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपको कॉन्टिनेंट और ओशियंस दिखा रखे हैं। अब मैंने कहा कि ओशियंस इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है? देखो, ये है पैसिफिक ओशियन और ये है अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये मिल रहा है। तो सब ओशियंस है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन है, इससे इंटरकनेक्टेड, मतलब जितने भी ओशियंस हैं ना, सारे के सारे कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड है। और इन ओशियंस को सेपरेट कौन कर रहे हैं? इन ओशियंस को सेपरेट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 97% पानी तो क्या यहाँ पर है? ओशियंस में। 2% कहाँ है? ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में, बर्फ के टुकड़ों के रूप में। और ओनली 1% जो पानी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब पीने योग्य पानी, वो कहाँ पर है? रिवर्स, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, जिसको इंसान कई सारी एक्टिविटीज़ में यूज करता है। कई सारी एक्टिविटीज मतलब सुबह से शाम तक हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, बहुत सारी चीज़ों में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी कैसा होता है? फ्रेश वाटर ही होता है, जो हम कहाँ से निकालते हैं, या तो अंडरग्राउंड होता है या फिर सरकार द्वारा जो मतलब पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो सरकार भी कहाँ से ला रही है? उसको अंडरग्राउंड वाटर ही है, ठीक है। या फिर वो कहाँ से आता है? रिवर्स से या लेक से या कैनाल से पानी आता है, ठीक है। ओके, लेक्स एंड स्मॉल वाटर बॉडीज आर सराउंडेड बाई लैंड। आपने गाँव में देखा होगा जो पॉन्ड वॉन्ड होते हैं या छोटे छोटे जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन होती है। ओशियंस का जो वाटर है वो लगातार मूव करता रहता है। कई सारे मूवीज में देखा होगा आपने या फिर रियलिटी में देखा होगा। ओशियंस मतलब आप समुद्र के पास अगर गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा बहुत तेज़ लहरें आती हैं और साए साए हवाएं चलती रहती हैं और पानी मतलब आवाज़ आती रहती है, बड़ा मस्त माहौल होता है। तो पानी जो है ओशियंस का कभी भी शांत नहीं रहता और ये हमेशा मोशन में रहता है। और टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब देखो, ये है इक्वेटर और नीचे ये है साउथ पोल और ऊपर है नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर के आसपास क्या है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये आपको पता ही है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि सन की रेज यहाँ पर सीधी पड़ती हैं और सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी भी क्या है? बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं, सन की गर्मी की वजह से उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जैसे जैसे इससे ऊपर जाओगे तो सन की रेज यहाँ पर कम पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो या फिर नीचे जाओ तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। या तो इक्वेटर से ऊपर जाओ नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ नीचे जाओ तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसलिए ओशियन का जो पानी है इक्वेटर के आसपास उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोलर रीजन में या नीचे भी पोलर रीजन में जाओगे तो ओशन का वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये मैंने बता ही दिया, ये हो गया अपना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सीज के बारे में बात करें समुद्र, तो सी लेक से बड़े होते हैं। लेक तो झील होती है, छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इससे बड़े सी होते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी की बात करें, लार्जेस्ट सी की बात करें तो साउथ चाइना सी, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, बेरिंग सी, इनके बारे में अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ पर है, ठीक है। मोस्ट सैलाइन ओपन सी कौन सा है? रेड सी। सैलाइन मतलब वही नमकीन पानी कैसा है? खारा। तो मोस्ट सैलाइन ओपन सी है रेड सी। तो अब देखो इन सी को हम क्या करेंगे? मैप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि एक बार मैप में जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं तो फिर इनको हम नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो मैप आपको बार बार दिखाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, ठीक है। और हम ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू ही समझ सकते हैं। बिना मैप्स के ज्योग्राफी को समझना, कल्पना करना मूर्खता होगी हमारी, ठीक है। तो देखते हैं, कई सारे सी मैंने बताए थे। तो देखो, ये है अपना अफ्रीका
और ये है यूरोप। अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये वाला एशिया है और ये है अफ्रीका, और यहाँ पे एशिया अफ्रीका के बीच में यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है रेड सी। ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सी। अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरियन सी, यूरोप के नीचे भी मेडिटेरियन सी, यूरोप के नीचे एक ब्लैक सी भी है और डेड सी भी है, और एक एशिया में कैस्पियन सी भी है। इनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो जो मेन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना भारत है, भारत के वेस्ट की साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा अरेबियन सी जिसको हम अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। और साउथ चाइना सी कहाँ है, देखो चाइना, ये वाला पार्ट कौन सा है, चाइना है, तो चाइना सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, चाइना है। तो चाइना के साउथ में कौन सा सी आ जाएगा, साउथ चाइना सी। चाइना के ईस्ट में आ जाएगा ईस्ट चाइना सी। और कैरिबियन सी की बात करें, ये अमेरिका है, ये क्या है, अमेरिका। यहाँ पे कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका में देखोगे आप नीचे ये है कैरेबियन सी, अमेरिका के जस्ट नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे है कैरेबियन सी। तो सारे सी मैंने बता ही दिए। साउथ चाइना सी चाइना के नीचे, कैरिबियन सी अमेरिका के पास, मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका के बीच में, एक है बेरिंग सी। बेरिंग सी कहाँ है, ये देखो, ये हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका से इधर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेरिंग सी। ओशियंस में 3 प्रकार के मूवमेंट होते रहते हैं। इन मूवमेंट्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आप इतना समझ लो कि ओशियंस में 3 मूवमेंट कौन से होते हैं। एक तो वेव्स चलती रहती हैं, टाइड्स आती रहती हैं, ओशियन करंट्स आती रहती हैं, ठीक है। वेव्स मतलब लहरें, तो ओशियंस के पानी में आपने लहरें देखी होंगे, ऐसे ओशियंस का पानी कई बार तो लहरें थोड़ी और ऊंची हो जाती हैं, तो लहरें चलती रहती हैं। लहर क्या होती हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। क्या होती है, तो इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर थ्रू विंड, मतलब एक एनर्जी होती है जो पानी के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, पानी से ट्रांसफ़र होती है। और कौन ट्रांसफ़र करता है इसको, हवाएं चलती हैं तो लहर आती हैं, और हवाएं नहीं चलेंगी तो लहर नहीं आएंगी। टाइड्स मतलब इनको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा में बहुत ऊंची ऐसी लहरें आती हैं। पैसे तो नॉर्मली ऐसे चल रही हैं, ज्वार भाटा के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है। टाइड्स में क्या होता है, टाइड्स क्यों आता है, ये इसलिए आता है सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी क्या है, ऊपर बड़ी ऊंची लहरें आती हैं, और टाइड्स को हम इस्तेमाल करके हम बिजली भी पैदा कर लेते हैं, और उसको बोलते हैं हम टाइडल एनर्जी, ठीक है, जो आप बाद में बहुत कभी पढ़ोगे। ओशियन करंट्स की बात करें, ओशियन करंट्स में मतलब पानी में ना ऐसे यूँ करके करंट चलती हैं, जैसे ठंडा पानी फ्लो कर रहा है, ये ठंडा पानी, कहीं पर ऐसे यहाँ पर गर्म पानी ऐसे फ्लो करेगा। करंट्स मतलब एक फ्लो बन जाता है पानी का, ठीक है। तो करंट्स 2 प्रकार की हैं, एक तो हॉट करंट और एक कोल्ड करंट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो करंट क्या होती है, लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ओशियंस, मतलब ओशियंस में भी पानी एक फ्लो करता रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे जैसे हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, कहीं पर कोल्ड वाटर फ्लो करेगा, तो एक प्रकार की रिवर्स ही फ्लो करती है, पर वो कैसी होती है, या तो हॉट या कोल्ड। अब हम बात करेंगे एक एक ओशियन की, आराम से बात करेंगे। तो आपको पता है 5 मेजर ओशियंस हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक को हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, दोनों तरफ है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये घूम के देखोगे तो यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, ग्लोब में और अच्छा दिखेगा आपको। ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ, ठीक है। पैसिफिक में भी ये ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहाँ है, ये वाला जो ओशियन है ये है अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक ओशियन के एक तरफ यूरोप और अफ्रीका है, और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। फिर है इंडियन ओशियन, नाम से ही पता चल रहा है एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये है इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन की जो शेप है वो है ट्राइंगुलर। कैसी शेप है, ट्राइंगुलर शेप है इंडियन ओशियन की, यहाँ पे देख सकते हो ये शेप है जो ट्राइंगुलर शेप है। और फिर है आपका सदर्न ओशियन, अंटार्कटिका के पास जो ओशियन है इसको सदर्न ओशियन बोलते हैं, और ये ऊपर वाला है आर्कटिक ओशियन, और सबसे छोटा जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर और बहुत ही सैटेलाइट इमेज है, बड़ी प्यारी इमेज है, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स और ये दिखा रखे हैं। एक बार देख लो, फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाला ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। नीचे वाला ओशियन सदर्न ओशियन। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन। यहाँ पे जो एस शेप बनी, देख रहे हो ना क्या मस्त एस शेप बनी, ये है एस शेप। तो एस शेप में जो ओशियन है अटलांटिक, तो ऊपर वाला अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला साउथ अटलांटिक। इधर वाला पैसिफिक ओशियन, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ पैसिफिक ओशियन। इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। सी मैंने बताई दिए मेन सी। यहाँ पर है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी के ऊपर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर है अमेरिका, ठीक है।
और यहाँ पर ऊपर कनाडा के पास है एक हडसन वे, यहाँ पर कहीं पर है आपका एक बेरिंग सी, ये दिख रहा है यहाँ पे एक बेरिंग सी है। और इंडिया के इधर की साइड में है अंडमान सी, और यहाँ पर है अरेबियन सी, और यहाँ पर है रेड सी, ये है कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और अफ्रीका के ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सी है। चाइना के नीचे साउथ चाइना सी, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, ठीक है, बहुत सारे सी हैं, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे एक एक ओशंस के बारे में। तो 5 ओशंस हैं, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा आर्कटिक। तो पहला है पैसिफिक ओशन, तो ध्यान देना, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, मतलब सबसे बड़ा ओशन है और सबसे गहरा ओशन है। कौन सा वाला ओशन? पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पूरा की पूरा क्या है? पैसिफिक ओशन ही है। इट फिल्स द गैप बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के गैप को क्या करता है? फुलफिल करता है। कैसे फुलफिल कर रहा है? देखो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये आपका एशिया हो गया, इसके बीच का गैप जो है इसको कौन फुलफिल कर रहा है? इसके बीच को गैप को फुलफिल कर रहा है पैसिफिक ओशन, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज इंसर्कल्ड बाई कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनोज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। मतलब यहाँ पे देखो एक जो पैसिफिक ओशन है, अब यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, इसको मैप को थोड़ा हमने घुमा दिया है, यहाँ पे एशिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये पैसिफिक ओशन है, ये ऐसे सर्कुलर दिखेगा, सर्कल फॉर्म में, ये पैसिफिक ओशन है पूरा, ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन ऐसे करके इंसर्कल कर रहा है और ये जो सर्कल से पाया जा रहा है ना, ये सर्कल, ये एक रिंग सी बन रही है। क्या बन रही है? रिंग। इसी रिंग को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जैसे ये सर्कल सा बन रहा है ना एक, यहाँ पर क्या है? वोल्केनो पाए जाते हैं और वोल्केनो है एक्टिव मतलब कभी भी उनमें से ज्वालामुखी फट सकता है। तो पैसिफिक ओशन जब इसको ऐसे इंसर्कल करें, एक रिंग सी बनाएं, तो इस रिंग पर ज़्यादातर जो हमें मिलेंगे वोल्केनोज वो एक्टिव हैं, कभी भी उनमें से ज्वालामुखी फट सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका एशिया और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और इसको फिर ऐसे मिलाएं, सर्कल सा बनाएं, तो ये होगा रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो ध्यान रखना रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? ये पैसिफिक ओशन में, ठीक है। लगातार एक कॉन्टिन्यूस बेल्ट है जो क्या कर रही है? इंसर्कल कर रही है। किसकी बेल्ट है? एक्टिव वोल्केनोज की। वोल्केनो एक्टिव होते हैं जो मतलब कभी भी फट सकते हैं। पैसिफिक ओशन की बात करें तो पृथ्वी के लगभग 1/3 पार्ट पर ये फैला हुआ है। पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है उसके 1/3 पार्ट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा महासागर फैला हुआ है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये भी तो इस पर पृथ्वी के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को, सबसे गहरी खाई एक पाई जाती है जिसको ट्रेंच बोलते हैं, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन में लाई करती है या पैसिफिक ओशन में आती है। कौन सी, अगर कोई पूछ ले आपसे कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर आती है, तो आपको बताना है कि ये आती है पैसिफिक ओशन में। और वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशन में। कितनी नीचे है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर्स। और इसका जो शेप है लगभग सर्कुलर शेप है, मैंने अभी बताया था, ऐसे करके शेप सा बन रहा था, सर्कुलर शेप बन रहा था। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को ये सराउंड करता है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको ये क्या करता है? इंसर्कल करता है। तो आप देख सकते हो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इनको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। या फिर इस ओशन को ये 4 कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ पैसिफिक ओशन। यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट दिखा रखा है ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। दूसरा है अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हमने देखा था कहाँ पर है, ये देखो भाई अटलांटिक ओशन, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, तो बीच में क्या आता है? अटलांटिक ओशन। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ये अफ्रीका, ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बीच में जो एस शेप में ना, यही है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक में ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाले को साउथ अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शेप जो है एस शेप है ये, और यहाँ पर भी दिखा रखा है, देखो ग्लोब में देखो तो ये अटलांटिक ओशन है। और इट इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन सी थ्रू जिब्राल्टर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक पानी का नैरो चैनल होता है, वाटर का नैरो चैनल होता है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यहाँ पर बड़ी वाटर बॉडी क्या है? अटलांटिक ओशन। यहाँ पर क्या है? मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लिंक है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लास्ट वाले लेक्चर में स्ट्रेट की स्पेलिंग गलत बता दी थी, मैंने बताया था, तो उसमें STRAIGHT गलती से हो गया, तो उसको सही कर लेना, ठीक है। तो थोड़ी ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं, इट्स नॉट ए बिग डील।
अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेट होता है वो क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और ये वाटर का स्मॉल एक चैनल होता है, नैरो चैनल होता है। तो ध्यान देना, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके ऊपर यूरोप है और जिसके नीचे क्या है, अफ्रीका। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इट इज़ फ्लैंक्ड बाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट इन वेस्टर्न साइड एंड यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्टर्न साइड। मतलब इनका कहने का ये है कि जो अटलांटिक ओशन है इसके ईस्ट की साइड में तो है आपका यूरोप एंड अफ्रीका, और इसके वेस्ट की साइड में है ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। तो इनसे ये घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन में ध्यान रखते हैं जो डीपेस्ट पॉइंट है सबसे नीचे, हमने देखा था पैसिफिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच। ऐसे ही अटलांटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक, वो है पुएर्टो रिको ट्रेंच। पुएर्टो रिको ट्रेंच, हो सकता है कुछ और प्रोनाउंस करते हो, गलती हो तो अब ये थोड़ा बाहरी नाम है तो आप जो भी प्रोनाउंस करो देख लेना। पुएर्टो रिको ट्रेंच ये है 8605 मीटर बिलो द सी लेवल। तो ये कहाँ है, एक बार देख लेते हैं। ये हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स, इसके नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे कैरेबियन सी। तो यहीं पर आपको इधर जाओगे गल्फ ऑफ मैक्सिको से सीधे, तो यहाँ पर दिखेगा पुएर्टो रिको ट्रेंच खाई है, ये जो कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक देश भी दिखा रखा है क्यूबा, क्यूबा से इधर की तरफ है आप, और एक और देश है यहाँ पे हैती, हैती से आगे। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो है पुएर्टो रिको ट्रेंच, जिसकी डेप्थ कितनी है 8605। ठीक है, दिस ओशन इज द हाफ साइज ऑफ पैसिफिक ओशन। अगर इसको कंपेयर करें पैसिफिक ओशन से तो उसका आधा है, मगर इस पर एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं पाया जाता है। जैसे हमने देखा था पैसिफिक ओशन पर रिंग ऑफ फायर पाई जाती है, मतलब पैसिफिक ओशन को अगर ऐसे इंसर्कल करें तो वहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, कई सारे एक्टिव वोल्केनोज दिख जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्टिव अब द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब देखो इसकी जो कोस्ट लाइन है ना वो कुछ ऐसे करके हैं, कांटेदार सी है कुछ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये है इंडेंटेड कोस्ट लाइन, मतलब ऐसे करके इसके दांत से निकले हुए हैं कुछ, और हार्ड है ये, मतलब स्मूथ नहीं है, हार्ड है। और हार्ड जो होती है तो फिर वो मतलब जो पोर्ट या हार्बर जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज रुकते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, द कोस्ट लाइन ऑफ, कोस्ट लाइन मतलब जानते हो ना आप कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, देखो एक बार बता देता हूँ। ये जैसे मान लो ओशन हो गया, ये लैंड है, तो लैंड और ओशन के बीच में यहाँ पे एक लाइन है, इसी को हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं समुद्र तट। ठीक है, तो इसकी कोस्ट लाइन जो है वो कैसी है, ऐसी है, दांतेदार है कुछ, आइडेंटेड है, सॉरी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। ठीक है, हाईली इंडेंटेड, और दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल सिचुएशन या आइडियल लोकेशन फॉर हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो हार्बर्स और पोर्ट्स क्या होते हैं, ये बंदरगाह होते हैं जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं और एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, सामान ले जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। अगर आपको सामान ले जाना है तो वो कहाँ से ले जाओगे, पानी के जहाज़ों के थ्रू। और ये कहाँ पर आके रुकते हैं, ये पोर्ट्स पर आके रुकते हैं। और ये पोर्ट्स कहाँ होते हैं, ये आपका जो समुद्र और जो ज़मीन है उसका जो पार्ट होता है यहीं पर ये पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। तो अटलांटिक ओशन ध्यान रखना, इसके इधर साइड में वेस्टर्न साइड में तो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ईस्टर्न साइड में है यूरोप और अफ्रीका, और इसके बीच में आता है अटलांटिक ओशन। और इसकी शेप कैसी है, ऐस। अब बात करेंगे इंडियन ओशन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पे देखो ये अपना भारत है, तो भारत के नीचे ये वाली जो शेप बन रही है पूरा की पूरा ये क्या है, इंडियन ओशन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, और इसके बीच में है अपना हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जिसकी शेप कैसी है, ट्राइंगुलर जैसी शेप है, ट्राइंगल जैसी शेप है। तो पहली बात तो ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, और ये कन्याकुमारी से लेकर नीचे अंटार्कटिक या साउथ पोल तक फैला हुआ है। आप देखो यहाँ पर आपको पता है चेन्नई में एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर नीचे अंटार्कटिक या साउथ पोल जो है नीचे वहाँ तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, इंडियन ओशन। स्ट्रेच का मतलब इसका फैलाव कितना है। ठीक है, इसमें एक सबसे गहरी खाई पाई जाती है, ट्रेंच पाई जाती है, जिसका नाम है जावा ट्रेंच, और जावा ट्रेंच की डेप्थ है 7725 मीटर। जावा ट्रेंच में आपको दिखाता हूँ। तो पहली बात तो ये अपना हो गया प्यारा भारत, और भारत से इधर नीचे जाओ इधर की तरफ, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है जावा ट्रेंच। कौन सी, जावा ट्रेंच। ठीक है,
इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और किस कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया वो है इंडिया। इंडिया से बन गया इंडियन ओशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको हिंद महासागर। इसकी जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है, मैंने बताई थी ऐसे करके शेप बन रही है। और इसके नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये अपना इंडियन ओशन है, इसके नॉर्थ में ऊपर की तरफ एशिया है, इधर ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, ये हो गया अपना इंडियन ओशियन। यहाँ पे आप देखो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, और इसके नॉर्थ में आपको एशिया दिखेगा, इसके वेस्ट में आपको अफ्रीका दिखेगा, ईस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ठीक है, अब है द सदर्न ओशियन, फोर्थ ओशन आ गया। तो पहली बात तो 5 ओशन है, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है। ये लगभग फ्रोजन कंडीशन, मतलब जमी हुई, फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। बर्फ जो होती है वो पानी को अगर हम जमा दें तो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो ये ज़्यादातर पूरे साल के ज़्यादातर टाइम ये कैसा रहता है, फ्रोजन कंडीशन में रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, यहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, बर्फ के रूप में रहता है। अंटार्कटिक इज ऑल्सो नोन एज सदर्न ओशन। अंटार्कटिक को ही हम किसके नाम से जानते हैं, सदर्न ओशन। अंटार्कटिका अलग है, ध्यान देना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और अंटार्कटिक ओशन है। अंटार्कटिक ओशन को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं। एंड द सदर्न ओशन इंसर्कल्स, इंसर्कल मतलब किसी चीज को चारों तरफ से ऐसे घेरना, सर्कल बना देना। तो सदर्न ओशन इंसर्कल्स कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये क्या करता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को इंसर्कल करता है। और ये ऊपर की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ऊपर से मतलब नीचे देखें तो 60 ऊपर की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ फैला हुआ है, और नीचे हाईएस्ट लैटिट्यूड कितना है, 90 डिग्री एस, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, 60 डिग्री एस तक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है, नीचे डार्क ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इनसर्कल कर रखा है, किसको इनसर्कल कर रखा है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को इनसर्कल कर रखा है। और लास्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन आपको पता है कहाँ पर है, आर्कटिक ओशन ये देख सकते हो ऊपर वाला ओशन है जो आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर भी आर्कटिक ओशन है और यहाँ पर भी आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ पर देखोगे तो आर्कटिक ओशन को कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये इसको टच कर रहे हैं। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशन है सेलोवेस्ट ऑफ दी ऑल ओशन, मतलब यहाँ पे जो पानी है वो कैसा है, सेलो वाटर है। ठीक है, और मतलब ज़्यादा गहराई नहीं है, इतनी ज़्यादा गहराई मतलब देखें सबसे मतलब कम गहराई वाला ओशन है आर्कटिक ओशन। ठीक है, और ये कहाँ पर है, आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है। आर्कटिक सर्कल क्या है, अगर हम ऐसा ग्लोब देखें तो ये 0 डिग्री लाइन, फिर 23.5 इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, फिर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, फिर 66.5 उसको आर्कटिक सर्कल, 66.5 को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। तो इसके ऊपर है ये, या फिर इसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड इट सराउंड द नॉर्थ पोल। और ये किसको घेर के रखता है, नॉर्थ पोल को घेर के रखता है। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर जो पोल है नॉर्थ पोल है, और ऊपर ये डार्क ब्लू दिखा रखा है ये है आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल को क्या करता है, सराउंड करता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अपना पैसिफिक ओशन है और ये है आर्कटिक, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बीच में एक पानी की नैरो स्ट्रेट है, उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। तो कोई पूछ ले कि पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है, तो उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और ये बाउंड है नॉर्थ, इसका जो नॉर्थ कोस्ट है उस पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है। मतलब नॉर्थ कोस्ट का मतलब ये जो यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ में आपको नॉर्थ अमेरिका, और यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों इसका इससे टच है। कौन, आर्कटिक ओशन। अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर का फ़ायदा क्या है। अब हमने देख लिया ओशंस खत्म हो गए, जैसे हमने लिथोस्फीयर के फ़ायदे देखे थे ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर के फ़ायदे देखेंगे। मतलब अल्टीमेटली हम चाहें तो ये जो रिवर्स हैं या पानी है, ओशन है, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, पहला बात तो ये कि एक तो वाटर साइकिल जो है, द वाटर साइकिल इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल आपको पता है, पानी ओशन से एवोपरेट हो गए, बरसात होती है, फिर वो रिवर्स और कई सारी जगह पर आता है, तो मतलब पानी ऐसे पूरा एक सर्कल बना हुआ है। तो पानी आपको पता है हमारी पृथ्वी पर जो लाइफ है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। अगर बरसात ना हो तो आपको पता है कई सारे इलाकों में सूखा पड़ सकता है और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डेजर्ट होता है वहाँ पर, देखा होगा ना, डेजर्ट वाले इलाके में बरसात नहीं होती और वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं। तो वाटर साइकिल भी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लाइफ के लिए। वाटर इन द एयर रिजल्ट्स वेदर फिनोमेना। आपको पता है अगर एयर में आपको वाटर हो, अब एयर में वाटर का मतलब क्या है, पानी जब एवोपरेट होगा, एवोपरेट होके भाप बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगी, किस में आ जाएगी, वो एयर में। तो इसकी वजह से वेदर फिनोमेना होता है। वेदर फिनोमेना मतलब यहाँ पर वेदर में मतलब मौसम में चेंजेज आते हैं, बरसात होती है।
ओशंस है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स। आपने देखा होगा जो ओशंस जो हैं, ये मान लो ओशंस हैं, इनका जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। तो जिस एरिया में ओशंस पाए जाते हैं ना, यहाँ पे जैसे मान लो ओशन है, तो यहाँ का जो लोग वाग रहते हैं वहाँ पर इस ओशंस का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है ना लगभग सेम सा रहता है, वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो ओशंस वाले इलाके में कुछ ऐसी कंडीशन बनी रहती है। तो मतलब ओशंस का कोस्टल एरिया के क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मतलब थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। ओशन वाटर इज होम टू ग्रेट वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर दी मैनी पीपल। मतलब ये है कि पानी जो है ओशंस का, वो वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक तरह से रिसोर्स का काम करता है। और ओशन वाटर में बहुत सारी मेराइन लाइफ पाई जाती है। मेराइन मतलब समुद्र के अंदर जो जिंदगी होती है उसको मेराइन लाइफ बोलते हैं। मतलब आपको इनडायरेक्टली में अगर डायरेक्टली समझाऊँ तो पानी में आपने देखा होगा कि मछलियाँ पाई जाती हैं, फिश पाई जाती हैं। तो जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो अपना लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए किसको मतलब किससे कमाई करते हैं, फिश से कमाई करते हैं। मछलियाँ वहाँ से पकड़ के लाते हैं और मछलियों को बेचते हैं। तो कोस्टल एरिया में आप जब जाओ कभी समुद्र के इलाकों में देखना, वहाँ पर मछलियों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, मछलियों का मार्केट लगा रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो मछलियाँ जो हैं कहाँ से मिलती हैं, ओशन वाटर से मिलती है। और ये इससे क्या है, वहाँ के आसपास के लोगों का लाइवलीहुड मिलता है, मतलब रोजगार के साधन मिलते हैं। वाटर सर्व एज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट में हम सड़क से जाते हैं, रेल से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं और पानी से जाते हैं। तो इन सब में जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटर, ठीक है। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड आवर डेली रिक्वायरमेंट। जो रिवर से पानी होता है, लेक से पानी निकलता है या अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका यूज हम इरीगेशन के लिए करते हैं। इरीगेशन का मतलब है हम गाँव में जो खेती करते हैं, खेती में पानी देते हैं। पानी देना क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। तो पानी कहाँ से आ रहा है, या तो रिवर से आ रहा है या लेक से आ रहा है या फिर अंडरग्राउंड वाटर है। तो इसका इरीगेशन करते हैं और इरीगेशन करने से फिर फसल होगी और फसल से फिर ग्रेन्स निकलेंगे, अनाज निकलेंगे जिससे हम खाते हैं, ठीक है। और पानी से हम बिजली भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द वाटर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हुआ हाइड्रोस्फीयर का फायदा, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। अभी छोटे से, अब यहाँ पे देखो पानी जैसे ऐसे गिराएंगे, पानी गिराने के बाद क्या होता है, इससे टरबाइन चलती है, फिर उससे जनरेटर चलता है और जनरेटर चल के बिजली बनती है। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल तो इतना समझो। जब पानी से बिजली बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो का मतलब है पानी। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी में पानी का जहाज जा रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब दो चीज़ों में हमें अंतर देखना है, बे और गल्फ। वे और गल्फ, इन दोनों में अंतर देख लो, ठीक है। पहले हम देखेंगे किसके बारे में, गल्फ के बारे में। तो गल्फ क्या है, इट इज ए वाटर बॉडी दैट पेनिट्रेट द लैंड। पेनिट्रेट का मतलब घुसना, तो जो मतलब लैंड में घुसती है, अंदर लैंड की तरफ जाती है। एंड लार्जली सराउंडेड बाई द लैंड। ये मतलब एक पानी की ऐसा एरिया होता है, जैसे मान लो ये एक यहाँ पे ओशन है, तो यहाँ से पानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो पानी किधर है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब लैंड की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया बन जाएगा बे। क्या बन जाएगा, बे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गल्फ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, गल्फ। तो गल्फ क्या होता है, पानी का एक ऐसा एरिया होता है, या पानी क्या करता है जब लैंड की तरफ अंदर घुसे, और नैरो यहाँ मतलब घुसने का जो रास्ता होता है वो बहुत नैरो होता है, और इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब पानी है जो कहाँ पर पेनिट्रेट करता है, लैंड की तरफ पेनिट्रेट करता है, और चारों तरफ और ज़्यादातर लार्जली सराउंडेड बाई लैंड। और मतलब चारों तरफ नहीं, पर तीन तरफ से किससे घिरा होता है, पानी। जैसे इधर देखें, इधर मतलब लैंड, इधर लैंड और नीचे भी लैंड, यहाँ से खुला हुआ है। मतलब ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है ये किससे घिरा होता है, ये घिरा होता है लैंड से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं गल्फ। ये जनरली ओशन से कनेक्टेड होते हैं। गल्फ किससे, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये है पर्शियन गल्फ, ये एक्चुअली एशिया है, ये अफ्रीका है, ठीक है। और ये वाली जो एरिया है इसको गल्फ बोले और इसका नाम है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो तीनों तरफ से किससे गिर रही है, जमीन से गिर रही है, और एक ही एरिया खुला हुआ है, और ये कहाँ पर खुला है, ओशन में, ठीक है। तो जनरली किससे कनेक्टेड होती है, ओशन से कनेक्टेड होती है। इट इज़ लार्जर देन बे। बे एक और होता है बे, मैं आगे बताऊंगा। तो ये बे से बड़ी होती है, बट नैरो डिस्चार्ज सेक्शन हैव नैरो डिस्चार्ज सेक्शन इनटू ओशन। अब देखो डिस्चार्ज सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, तो ये पानी बाहर आ रहा है कहाँ पर, ओशन में आ रहा है। तो इसका जो डिस्चार्ज सेक्शन है, बाहर आने का जो सेक्शन है, वो वाला जो क्षेत्र है ना, वो बहुत छोटा है, ठीक है। ये चीज़ बता रखी है यहाँ पे। तो इट इज़ द लार्जर देन वे बट नैरो डिस्चार्ज सेक्शन
एंड कहाँ पर डिस्चार्ज होती है? ओशन में। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है अमेरिका के नीचे, ठीक है। ये है आपका यूएसए, क्या है? ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिखाते हैं। ये है आपका अमेरिका, नीचे है मैक्सिको, तो इसके नीचे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और मैक्सिको की इधर की साइड में, वेस्ट की साइड में देखोगे तो यहाँ मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इन दोनों का नाम याद रखना, ये हो गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखो यहाँ पर भी क्या है, ये पानी जो है कहाँ पर मिल रहा है? ओशन मिल रहा है। और ये तीन तरफ किससे गिरा हुआ है? जमीन से। तो यहाँ पर भी पानी अंदर आ रहा है, तो ये तीन तरफ पानी से गिरा हुआ है। और यहाँ पर आके किस में मिल रहा है? ये ओशन या सी में मिल रहा है। तो यहाँ से पानी किस में आ रहा है? कैरेबियन सी, और फिर यहाँ से अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो गल्फ समझ गए ना, जो तीन तरफ पानी से गिर रही है, और ये पानी निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता होता है, नैरो वो रहता है, और फिर ये किस में कनेक्टेड हो जाती हैं? ये कनेक्टेड हो जाती हैं ओशन से। तो गल्फ समझ में आ गया होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका के नीचे, मैक्सिको के ईस्ट में। और मैक्सिको के वेस्ट में क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये हो गया हमारा गल्फ के बारे में। तो वर्ल्ड में कौन कौन सी गल्फ हैं एक बार देख लो। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अडेन, इनको और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इजिप्ट है, इजिप्ट आता है अफ्रीका में। और यहाँ पर जब हम रेड सी मैंने बताया था, और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, ये भारत है। जब इधर से आओगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ अडेन पड़ती है। ये वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर तीन तरफ लगभग पानी से जो घिरा हुआ है, ये है गल्फ ऑफ अडेन। इसके ऊपर यमन देश है, यहाँ पे नीचे सोमालिया देश है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गल्फ ऑफ अडेन है। फिर इसके बाद ये रेड सी से कनेक्टेड, और ये फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर अरेबियन सी है, ये मुंबई है। और अरेबियन सी से इधर की तरफ जाओगे तो ईरान, सऊदी अरब, इनके बीच में जो यहाँ पर ये बना हुआ एरिया, ये वाला है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ हो गई, और ये गल्फ ऑफ अडेन हो गई, ठीक है। और ये हो गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको के वेस्ट की साइड में। यहाँ मैक्सिको और मैक्सिको के वेस्ट की साइड में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों, ये मैक्सिको गल्फ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सारी गल्फ हमने दिखा दी। अब हम देखेंगे वे के बारे में। वे क्या होती है? जैसे हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो भारत की इधर साइड में, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, जो कि ऐसा माना जाता है सबसे बड़ी बे है। तो बे क्या होती है? बे इज बॉडी ऑफ वाटर, ये भी पानी की बॉडी है, विच इज पार्शियली सराउंडेड बाई लैंड विद द वाइड माउथ विच ओपन्स इनटू ओशन। ये क्या है? किससे गिरी हुई होती है? लैंड से गिरी हुई होती है पार्शियली, और इसका मुंह बड़ा होता है। अब देखो हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक चीज़ देखो, इनका जो मुंह होता है वो छोटा होता है, मगर वे का जो मुंह होता है ना वो बड़ा होता है। ये देखो कितना बड़ा मुंह है, ठीक है। तो ये भी एक वाटर बॉडी है जो सराउंडेड है लैंड से, मगर इसका जो माउथ होता है चौड़ा होता है। और ये कहाँ पर खुलती है? ओशन में जाके खुलती है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई लैंड फ्रॉम थ्री साइड, तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। बे ऑफ बंगाल देखो इधर, ज़मीन से घिरी होती है, इधर ज़मीन और इधर ज़मीन, तो तीन तरफ जमीन से घिरी हुई होती है। और इट इज़ स्मॉलर देन गल्फ, गल्फ से थोड़ी छोटी होती है। इट इज़ कनेक्टेड टू दी ओशियन, लेक और रिवर, ये ओशन से भी कनेक्ट हो सकती है, लेक से भी कनेक्ट हो सकती है, और रिवर से भी कनेक्ट हो सकती है। बे ऑफ बंगाल इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट वे इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो वे है वो कौन सी है? वे ऑफ बंगाल। और भी वे हैं एग्जाम्पल, हडसन बे ऑफ बंगाल, हडसन वे, सैन फ्रांसिस्को। तो ये बे ऑफ बंगाल तो इंडिया में ही है, और सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे आ गया अमेरिका में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, ये वाली जो वे है सैन फ्रांसिस्को। और कनाडा के इधर में जाओगे ईस्ट में, तो यहाँ पर मिलेगी आपको हडसन वे। तो इस प्रकार हमारा सारे के सारे आज हमने ओशियंस देखे, ओशियंस के बाद हमने वे देखे, गल्फ देखा, और बहुत सारी चीज़ें देखी आज हमने। एनसीईआरटी से थोड़ा हट के देखा, ठीक है। ऐसी हम चीज़ों को करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका ध्यान रखना, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, मगर आपके कंसेप्ट ऐसे हो जाएंगे कि आगे की क्लासेस में आपको कोई रोक नहीं सकता, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सो आप हमारे जितने भी नोट्स हैं या जितने भी अपनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ पर मिलती रहेगी? हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, और इसका हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूं, तो उनको जरूर देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो सके। तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने लिथोस्फीयर के बारे में देख लिया, हमने
कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा, ओशियंस के बारे में देखा, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर क्या है तो आपको पता है, जो हवा वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पानी वाला एरिया होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ज़मीन वाला एरिया होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, इसको यहीं पर दिमाग में सेट कर लो, हमारे एटमॉस्फेयर की मेनली कई एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं। जैसे अपनी अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में होता है एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ऐसे करके एटमॉस्फेयर की 4-5 लेयर्स होती है। तो एटमॉस्फेयर जिसको हम वायुमंडल भी बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या है, डेफिनेशन पूछ ले कोई, तो द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ आप क्या देखोगे, एक लेयर देखोगे, गैसेस की लेयर देखोगे। वो जो गैसेस की लेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है जिसको हम ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ मतलब सांस लेते हैं। तो ये जो एयर मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, ये भी किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। और एटमॉस्फेयर को ध्यान रखना, इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। एटमॉस्फेयर हमारी जैसे यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आसपास यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर पाया जाएगा। और ये पृथ्वी के पास क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पृथ्वी का जो हर चीज़ को पृथ्वी की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज़ ऊपर से गिर रही है तो वो पृथ्वी पर ही गिरेगी, ठीक है। जैसे पेड़ से आम टपका तो नीचे गिर रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के पास ज़्यादा रहता है, या पृथ्वी के पास ये रहता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर रहने का कारण क्या है पृथ्वी के पास, वो है ग्रेविटेशनल पुल। किसका ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, वो किन किन चीज़ों से मिला होता है। एक तो वायुमंडल में कई सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर मतलब वाष्प होती है, पानी को जब गर्म करते हैं तो जो भाप बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। और डस्ट पार्टिकल कुछ मतलब धूल के कण होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये आप देख सकते हो, ये सब किसका रूप है, एक प्रकार से एटमॉस्फेयर का है, स्काई वाला पोर्शन है ये, ठीक है। और जब एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं तो यही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देना, एटमॉस्फेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ध्यान देना, सन से आने वाली जो खतरनाक रेज होती हैं, सन में से कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो पृथ्वी के लोगों पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, बहुत ज़्यादा उनको हानि पहुंचा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली रेज को रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती है, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर ही क्या कर रहा है, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज, हार्मफुल का मतलब है जो नुकसानदायक होती हैं, तो उससे हमें बचाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग 1600 किलोमीटर तक मतलब पहुंचा। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। मगर इसका ज़्यादा जो प्रभाव है, इसकी जो ज़्यादा डेंसिटी है वो पृथ्वी के पास रहती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम होने लग जाती है, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये लेयर कई बार पूछ ली जाती हैं, इनके बारे में डिटेल्स में तो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अब इतना ध्यान रखो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये इसमें 5 लेयर होती हैं, परत होती हैं। आपको पता है ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में लाइन लगा के कई सारी लेयर्स हैं। लेयर्स मतलब परत, जैसे प्याज होती है ना, प्याज ओनियन में कई सारी परत होती है, एक हटाओ दूसरी हटाओ तीसरी, कई सारी लेयर के ऊपर लेयर। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में लेयर है, पर वो प्याज की तरह नहीं है, पर ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो लेयर कितनी, 5 है। 5 लेयर कैसे याद रखनी है, पहली है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इनको याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक है जिसको हम बोल सकते हैं टसम टी से कैसे याद रखेगा, देखो आप ध्यान दो। टी मतलब ट्रोपोस्फेयर, सा मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मा मतलब मीजोस्फेयर, टा मतलब थर्मोस्फेयर और ई मतलब एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो क्रम से आप याद रख सकते हो।
टसम टी से, टसम टी याद रखना, टसम टी से आपको याद आ जाएंगे लेयर्स कितनी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ट मतलब ट्रोपोस्फेयर, स मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, म मतलब मीजोस्फेयर, ट मतलब थर्मोस्फेयर, ई मतलब एक्जोस्फेयर। तो पहली जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है एक्जोस्फेयर, फिर एक्जोस्फेयर के बाद आ जाएगा स्पेस। क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लेयर है, ध्यान दो। ये ट्रोपोस्फेयर है तो यहाँ पर वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्जोस्फेयर, और फिर आपको मिल जाएगा स्पेस। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में हम देखेंगे आगे की क्लासेस में, फिलहाल तो इतना ही बहुत है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें 2 गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। एक तो है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन, ठीक है। पहली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, और दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। ये गैस सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में पाई जाती हैं, लगभग 99%। अपनी जो एयर होती है उसमें 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज गैस है वो है नाइट्रोजन, 78%। हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं और मतलब सांस लेते हैं, और हमारे मतलब जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। और बाकी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, ये गैसेस मात्र 1% हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, दैट इज 78%। उसके बाद ऑक्सीजन, दैट इज 21%, और उसके बाद रिमेनिंग जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये मात्र 1% है। इतना ध्यान रखना सारी मिला के। तो मेजर जो गैस है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है लगभग, और बाकी गैसेस 1% में आती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनकी सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो पाएगा, जी पाना मुश्किल का, मरी जाएंगे सब लोग, ठीक है। नाइट्रोजन जो है, जो 78% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ग्रोथ मतलब उनकी वृद्धि में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है जो पृथ्वी के द्वारा रेडिएट होती है, और हमारे प्लेनेट को गर्म रखती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको, समझो। अब देखो क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं एक बार। ये मान लो अपनी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो सूर्यदेव है, ठीक है। ये हो गए अपने सूर्यदेव, और ये हो गई अपनी पृथ्वी। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सन से आएंगी यहाँ पे कुछ रेज, सन से कुछ रेज आ रही हैं। अब सोचो ये सन से लगातार रेज आती रहे और ऊपर जाए ना, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो बीच में आपको पता है क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाता है आपके यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में एक गैस है जिसका नाम है CO2। क्या है? CO2। तो ध्यान देना, सन से आने वाली रेज, सन से आने वाली जो रेज है, सन से जो पृथ्वी पर आती हैं, इसको बोलते हैं इंसोलेशन। सन से जो हीट आ रही है पृथ्वी पर, इसको इंसोलेशन बोलते हैं। और पृथ्वी से वापस जो जा रही है, ध्यान दो, पृथ्वी से वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। अब पृथ्वी गर्म होगी तो रात में, तो दिन में गर्म होगी, और रात में जो हीट है वो वापस चली जाएगी। तो वापस जो हीट जा रही है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब सन से हीट आती है दिन में और रात में चली जाती है, तो ऐसे करके पृथ्वी का बजट बना रहता है। मगर एक गैस है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? सन से आने वाली जो रेज हैं उनको आने तो देती है, मगर जब ये जाती है ना तो इनको ट्रैप कर लेती है, कुछ हिस्से को क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है, जिससे जो हीट है वो हमारी पृथ्वी के पास ही रह जाती है, और पृथ्वी क्या रहती है? थोड़ी बहुत गर्म रहेगी। अब सोचो आप, दिन में अगर हीट आए और रात में सारी चले जाए, तो रात तो एकदम चिल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी हम जी भी नहीं सकते। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो CO2 है ना, ये CO2 क्या कर रही है? पृथ्वी से वापस जो गैस जा रही है ना रात को, वापस जो हीट वापस जा रही है उसको ट्रैप कर लेगी। ट्रैप मतलब रोक लेती है, जिससे पृथ्वी क्या रहेगी? आपकी गर्म रहेगी, और इतनी भी गर्म नहीं रहेगी कि आप जी ना सके। तो ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, जो कहाँ से रेडिएट हो रही है रात के समय? पृथ्वी से रेडिएट हो रही है, कहाँ की तरफ? एटमॉस्फेयर की तरफ।
और हमारे प्लेनेट को क्या करती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, अपने जो प्लांट्स में साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक क्रिया होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको चाहिए CO2 प्लस सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, और नीचे से इनको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। इसके बाद ये क्या बनाते हैं, एक तो ऑक्सीजन बनाते हैं और साथ के साथ में अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो CO2 किसके लिए चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी चाहिए। अच्छा, अब हम कह रहे हैं जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ये वेरी करती है, वेरी मतलब चेंज होती रहती है विद हाइट। हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास जो एटमॉस्फेयर है ना, ये तो रहता है डेंस, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ेगी, इसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगेगी। इसलिए जो लोग ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, ताकि मतलब ऑक्सीजन की जो कमी है उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मैक्सिमम एट द सी लेवल, समुद्र के आसपास एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, समुद्र के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, बराबर होती है, मगर ये रैपिडली कम होती है जब हम ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ गति से, रैपिडली मतलब तेज़ गति से क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो अगर आप कभी पहाड़ी एरिया में गए हो, हिल्स एरिया में गए हो, तो वहाँ पर क्या होता है, और हिल एरिया क्या है, थोड़े ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। हिली एरियाज में मैं पर्सनली गया हूँ, मैंने देखा है कि नीचे जो एरिया है वहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है, मगर आप ऊपर जाओगे हाइट पर, वहाँ पे क्या है, सर्दी लगती है, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है ऊपर जाने पर। ध्यान देना, ऊपर जाने पर एक तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो रही है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो, एयर क्या है, प्रेशर लगाती है, एयर का कुछ ना कुछ वेट होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाती है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर चेंज रहता है, किसी जगह पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, किसी जगह पे कम रहता है, और ये प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर पर प्रेशर डिपेंड करता है, और क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है सभी जगह पे सन की रेज बराबर तो पड़ती नहीं है, इक्वेटर के आसपास ज़्यादा पड़ती हैं, ऊपर जाओगे तो कम पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे करके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रेशर वाले जोन पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, किसका, एयर का। तो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और चलती हुई हवा, एयर को ही क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, पवन। ठीक है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और विंड किधर से किधर मूव करेगी, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन सा भी बन सकता है कि भाई जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स मतलब पर्वतों पर चढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ब्रीदिंग की समस्या आती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, एयर का घनत्व कम होने लगेगा, एयर की मात्रा कम होने लगेगी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। इसीलिए इस समस्या से का निदान, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि हाई अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पर भी, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, बड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भी उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसलिए वो क्या लेके जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है। वैसे तो हमने देख लिया, पर फिर भी एक ही नज़र में देख लेते हैं। तो पहली चीज़ ये कि एटमॉस्फेयर हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमें बचाता है। कौन बचाता है, हमारा एटमॉस्फेयर। तो अल्ट्रा वायलेट रेज कैसी होती हैं, हार्मफुल। और बचाता कैसे, मैंने बताया था, एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर, ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। एटमॉस्फेयर की वजह से ना तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ना ही कम रहता, मतलब ये टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड लाइट ऑफ द सन।
और ये हमारी जो पृथ्वी है उसको भी बचा के रखता है, सन की एक्सेसिव हीट यहाँ पे ना हो, क्योंकि सन से आने वाली जो रेज हैं वो पूरी तरह से नहीं पहुँच जाती, कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है सन की जो हीट होती है। एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है जिसको हम मतलब सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए, वो भी कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर मतलब नमी, हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो इस नमी की वजह से रेन और स्नोफॉल, आपको पता है बरसात होती है और कई बार स्नोफॉल भी होता है, मतलब बर्फबारी भी होती है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है ये जो बर्फबारी होना, पानी गिरना, बरसात होना, ये सब इसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो एयर में जो मॉइस्चर होती है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है और उससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो बरसात जब होती है तो आपने देखा होगा पानी जो होता है बिल्कुल साफ पानी होता है, जबकि समुद्र का पानी, ओशियंस का वाटर कैसा होता है? सैलाइन वाटर होता है। Atmosphere protect Earth from the impact of meteors that fall on the Earth. They are burnt out mostly as they passes the atmosphere. आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है ये मीटियोर्स से भी बचाता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मीटियोर्स। तो बाहर ऊपर जो बॉडीज होती हैं, रॉकी जो बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो कई बार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। तो अर्थ के जब ये एटमॉस्फेयर में आती है मीटियोर्स, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये वर्न आउट हो जाती है, मतलब जल जाती हैं पूरी तरह से। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि जब ये हमारी पृथ्वी पर पहुँचें। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ऐसी बॉडीज जो होती हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, इनको अपने एटमॉस्फेयर में आते ही क्या, ये जो बॉडीज होती हैं जल जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो उनके लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक प्रकार से बाधा, बैरियर की तरह काम करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म होता है टॉपिक, और आप हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करके, और यहीं पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक आज हम फिनिश कर देंगे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, क्लास 6 ज्योग्राफी, एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले 4 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम पूरी तरह से ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब तक आपको पता है हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। अब तक हमने लिथोस्फीयर के बारे में देखा, मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा, फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा, फिर मेजर ओशियंस के बारे में देखा, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या होता है? देखो, हमने देखा था अर्थ में बहुत सारे स्फीयर पाए जाते हैं। अर्थ में कई प्रकार के जो डोमेन्स पाए जाते हैं, जैसे एक तो था लिथोस्फीयर, फिर था हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको लाइफ मिल सके। क्या मिल सके? लाइफ मिल सके। और बायोस्फीयर इन तीनों चीज़ों के कंबाइंड रूप को ही मतलब बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पानी है, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन है, क्या हो गया? लिथोस्फीयर। और यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ एयर है, ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल रही है ना, वहाँ पर क्या मिल रहा है? वहाँ पे आपको मिल रही है लाइफ। लाइफ में जैसे एनिमल्स हो सकते हैं और प्लांट्स हो सकते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पे पाए जाते हैं वही चीज़ क्या कहलाती है? बायोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर कुछ नहीं है, तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों चीज़ मिल जाएँ। आपको लैंड मिल जाए, एयर मिल जाए, वाटर मिल जाए। लो, क्या बात है! लैंड, एयर, वाटर जहाँ पर आपको मिल जाए वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? बायोस्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो लैंड वाला पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं? पानी वाले पार्ट को। और एयर वाले पार्ट को एटमॉस्फेयर। और जहाँ पे तीनों चीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं वो चीज़ कहलाती है बायोस्फीयर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा बायोस्फीयर का मतलब क्या है। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स मिलेंगे, वो बायोस्फीयर कहलाती है। और बायोस्फीयर कहाँ होगा? जहाँ पे तीनों चीज़ मिल जाए। देखो, हम आसपास रहते हैं तो हमारे आसपास पानी भी है, हमारे आसपास ज़मीन भी है, हमारे आसपास एयर भी है, और फिर प्लांट्स भी और एनिमल्स में। एक भी चीज़ की कमी हो, अगर मान लो हवा अवेलेबल ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पानी अवेलेबल ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और बिना ज़मीन के जिंदा कहाँ रहोगे आप? समझ रहे हो? तो मतलब फिर भी चलो पानी में रह सकते हो, पर मतलब ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंड, वाटर, एयर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नहीं तो
लाइफ सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या, पॉसिबल ही नहीं। तो बायोस्फीयर, इसमें ये वर्ड है जो बायोज, बायोज एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइफ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी बायो शब्द आपको मिल जाए ना तो समझ लेना हम दो चीज़ों की बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं साइंस में, तो बायोलॉजी में हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बायोज वर्ड है ये कहाँ से आया, ये आया ग्रीक, एंशियंट ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पे सभी प्रकार की लाइफ मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। सभी प्रकार की लाइफ मतलब यहाँ पे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ठीक है, कई प्रकार के प्लांट्स हों, कई प्रकार के एनिमल्स हों, छोटे से लेकर बड़े, छोटे से छोटे जीव, ऐसे ऐसे एनिमल्स जिनको आप आंखों से देख भी ना सके, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तो ऐसे बड़े बड़े जीव जो मतलब बहुत ही ज़्यादा विशाल हों, ठीक है। तो ऐसे मतलब छोटे से लेकर सब बड़े सभी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हों, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। अगर मतलब लैंड, वाटर, एयर जहाँ पे मिल जाए वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, बायोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर इज ए जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर है, जोन का मतलब एरिया। बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब लाइफ अवेलेबल है, लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इंसान भी किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का पार्ट है। एनिमल्स जितने भी किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का। प्लांट्स हैं किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का पार्ट है। द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम वेरी माइन्यूट टू ह्यूज ट्रीज एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर में जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे, छोटे से लेकर ह्यूज ट्रीज, ह्यूज को मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़, ह्यूज एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स। तो मतलब हमारे बायोस्फीयर में छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। बायोस्फीयर को मेजरली बायोस्फीयर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जीवों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। तो बायोस्फीयर में आपको दो ही चीज़ देखेंगे, एक तो प्लांट्स देखेंगे और दूसरा एनिमल्स देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ये बायोस्फीयर। तो इसके सामने क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मतलब इनके सामने क्या समस्याएं, क्या विपत्ति है, क्या आपत्ति है, क्या इनके सामने मेजर संकट है, ठीक है, किसके सामने, हमारे इन्वायरमेंट के सामने। एक तो आपने देखा होगा आजकल हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से पॉपुलेशन की डिमांड्स बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो उसका जो लोड है वो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, पहले यहाँ मान लो एक ही घर हुआ करता था, बस एक ही घर हुआ करता था, फिर यहाँ पे फैमिली बढ़ती गई 10-12 घर हो गए। अब मान लो यहाँ पे एक रोड बना दिया, यहाँ पे स्कूल बना दिया, यहाँ पे कॉलेज बना दिया। तो अब ये सारी चीज़ें बनाओगे, आप सोचो आपको रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, रेलवे की लाइन बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ आसपास के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और जब ऐसे धीरे धीरे हम प्लांट्स को कट करते जाएंगे तो प्लांट्स को कट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल भी डैमेज हो रही है। क्यों डैमेज हो रही है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। जब बरसात भी आती है तो वो सॉइल पेड़ की जड़ों से ही मतलब बाइंड रहती है, मतलब वो बह के नहीं जाती। तो जो पेड़ होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मगर जब पेड़ ही कट जाएंगे तो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है, बह के कहीं दूसरी जगह पे चले जाएगी, तो सॉइल को नुकसान हो रहा है। फॉरेस्ट कवर को रिमूव किया जाता है, मतलब जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया को, सबको तो नहीं मगर ज़्यादातर आप देख लो हर जगह पर फॉरेस्ट को क्लियर कर करके कहीं पर घर बना रहे हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर के लिए मतलब यूज कर रहे हैं, कहीं पर होटल्स बना रहे हैं, कहीं पर डैम बना रहे हैं, कहीं पर रोड बना रहे हैं, कहीं पर रेलवे बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को हटाते जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वाइल्ड लाइफ इन डेंजर, सीधी सीधी बात है, जब फॉरेस्ट को खत्म कर दोगे तो वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु भी क्या होने लगेंगे, बेचारे मरने लगेंगे, उनका शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा
दुखद वो है, हम कई प्रकार का पॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में एयर की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है, वाटर की क्वालिटी डैमेज होती जा रही है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, सॉइल को नुकसान हो रहा है। तो मतलब हम ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं इन्वायरमेंट में जिससे एयर वाटर सॉइल इनकी क्वालिटी में क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, हम जिम्मेदार हैं, ह्यूमन जिम्मेदार हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, मतलब जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या फिर जितने भी मतलब व्हीकल्स पाए जाते हैं, इनमें से क्या हो रहा है, CO2 का एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बताया था, ये सन से आने वाली रेज को आने तो देती है, मगर जाने में कुछ रेज को ये क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। अर्थ से जब वापस जाती है हीट तो उसको ट्रैप कर लेती है। तो ट्रैप कर लेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो CO2 ये ग्रीन हाउस गैस है जो सन से आने वाली रेज को आने देती है मगर जाने नहीं देती, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना CO2 का लेवल बढ़ेगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। और आपको पता है जब प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट CO2 को यूज करते हैं और O2 निकालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। जब पेड़ों को ही हम काट देंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, समझ रहे हो। तो डिफोरेस्टेशन भी एक मेजर रीजन है किसके पीछे, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, देखो ग्लोब मतलब पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। सोचो जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हालत होगी, हमारी पृथ्वी पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ से पाए जाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और बहुत बड़े एरिया पे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उसमें से पानी निकल के आएगा। पानी कहाँ पड़ जाएगा, ओशंस में। तो ओशंस का लेवल बढ़ेगा, जब ओशंस का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र में पानी बढ़ेगा तो वो पानी आसपास के एरिया में फैलेगा, और तो आसपास के एरिया में रहने वाले जीव जंतु, लोग वाग सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत बड़ी आपदा आने वाली है अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर हम कभी बाद में देखेंगे, फिलहाल तो चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लकी एजुकेशन, यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ में सारे के सारे जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।